ट्यूशन की सार्थक और जब मैं फ़ेल हुआ अप्रैल 2024 में 16 अप्रैल 2024 में जब रिज़ल्ट आया आईएएस फाइनल रिज़ल्ट और जब फ़ेल हुआ तो मेरे मुँह से निकला फिर आखिर को हँस पड़ेंगे फिर एक बार रोना तमाम उम्र का बेकार जाएगा। मैं एक ही चीज़ नहीं समझ पा रहा हूँ, म्यूट रखना खुद को सारे लोग। दुःख का स्वभाव होता है शांत रहना, सुख का स्वभाव है उत्सव मनाना। जो दुखिया होता है वो खुद को एकाकी पाता है और कोशिश करता है दुनिया से खुद को काट ले। तो आज भी अगर तुम शोरगुल कोलाहल करोगे तो मतलब समझ में नहीं आएगा कि तुम पीड़ा में हो, और अगर तुम पीड़ा में नहीं हो तो ये भी बहुत असाधारण बात है। अगर तुम ऐसी पीड़ा में हो कि तुम बार-बार लोगों से कह रहे हो कि मैं पीड़ा में हूँ, तो ये भी बहुत बुरी बात है। क्यों? पीड़ा का स्वभाव जो जितना ज़्यादा पीड़ा में है वो किसी को नहीं दिखाता है। पीड़ा बेचना भी अपने आप में एक बीमारी है। तो पहली चीज़ तो रोना बंद करो। अगर रोना आता है तो रो, लेकिन उसका दिखावा मत करो, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूटा है दुखों का कि तुम बैठ करके पूरी दुनिया को दिखाओ, देखो मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे तुमसे समानुभूति हो सकती है, एम्पैथी हो सकती है, पर तुमसे सहानुभूति नहीं। तुम पे दया नहीं कर रहा मैं। तुम्हारे प्रति मेरी करुणा हो सकती है पर पिटीनेस नहीं। क्यों? क्योंकि इस यात्रा में 5 साल मैं रहा। मैंने भी यूपीएससी में अच्छा करने के बाद भी आपको पता ही है सब कुछ। मेरे जैसे तुम्हारे जैसे न मालूम कितने लोग रहे। लेकिन आप किसी के नाम जानते हैं? नहीं जानते हैं। क्योंकि यात्रा ही ऐसी है, पगडंडी ही ऐसी है जो मंजिल तक कितनों को ले जाएगी उसे खुद नहीं पता है। पगडंडी खुद नहीं जानती है कि वो कहाँ तक जाती है। कुछ को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कुछ आप लोगों की तरह, मेरी तरह, औरों की तरह सफ़र मेरा, उम्र भर सफ़र मेरा। तो जो उम्र भर सफ़र मेरा है इसका मतलब ये थोड़े है कि उसने शिद्दत से अपनी मंजिल के लिए शुरुआत नहीं की थी। भटकाव का गुनाह सिर्फ़ मुसाफ़िर पे थोड़े आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। और जब मैं रिज़ल्ट आया और उस वक़्त मैं ऑफ़िस में था, मैंने रिज़ल्ट देखा। मिक्स फीलिंग थे। एक तरफ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे, कम से कम 100 से ज़्यादा मैसेज मुझे पर्सनली आ चुके हैं। 250 के आस-पास अपने कम्युनिटी मेंबर से क्वालीफाई कर चुके हैं। पर मुझे उनकी चिंता कम थी। मुझे लगा था ये तो होना ही था। 200 के आस-पास मैंने भी एक्सपेक्ट किया था ये लोग क्वालीफाई करेंगे। मुझे चिंता उन लोगों की ज़्यादा थी, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। कम से कम 60-70 ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी बहुत रेगुलर बात होती थी सेशन में। उनका नहीं हुआ और उन्होंने मुझे मैसेज किया। मुझे बस इतना ही लगा कि मैं इनको बोलूँ तो बोलूँ क्या? फिर मुझे लगा कि आखिरकार उम्र के 20 साल बाद जब ये लोग पलट करके देखेंगे, कोई ननाती-पनाती, छनाती के साथ कहीं उत्सव मना रहा होगा, कोई खेतों में काम कर रहा होगा, कोई बिज़नेस कर रहा होगा, कोई पॉलिटिक्स में होगा, कोई ज़िंदगी के न मालूम किन-किन कोनों में, किन-किन रोल में होगा। और तब क्या ये दुःख, ये पीड़ा, ये जो कुछ भी झंझावात चल रहा है, ये सब याद आएँगे? आएँगे तो मुस्कुराहट की शक्ल में आएँगे, कसक की शक्ल में कम आएँगे। क्योंकि आपने अगर शिद्दत से मेहनत की है तो इसका कुछ न कुछ हिस्सा, इसका काफ़ी कुछ आपके जीवन में सकारात्मक रोल में ही रहेगा। मुझे इस बात का बड़ा संतोष होता है कि ज़िंदगी में जो कुछ भी मैंने पढ़ा, ज़िंदगी में जो कुछ भी मैंने प्रयास किया, वो इतना सार्थक था, इतना अच्छा था कि मुझे कभी अफ़सोस नहीं होता कि सिविल सर्विसेज़ की प्रिपरेशन क्यों की। और आपने आपने तो अभी 2-4 कदम ही उठाए हैं। अगर आपकी उम्र 24-25 साल से लेकर के 28 साल तक है, कुछ लोगों की 30 भी होगी, तो भी मैं ये नहीं कहूँगा कि तुमने इतना कुछ त्याग कर दिया है इस एग्ज़ाम के लिए कि तुम्हें हैरान, परेशान और उदास और अफ़सोस करने की ज़रूरत है। भारत में करोड़ों की पॉपुलेशन है, करोड़ों ऐसे जनजीज हैं और बाकी उम्र के लोग हैं जो कुछ नहीं करते, आमार्गी करते हैं। उनसे तुम हज़ार गुना, लाख गुना बेहतर हो। तुमने अपने व्यक्तित्व में निवेश किया है। मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम में और बाकी जो चैट ऐप पे काम करते हैं या बात करते हैं या सामान्य लोग हैं, उनमें कितना ज़्यादा अंतर होगा। तुमने इतना सारा कुछ पढ़ा है, इतना सारा कुछ ज्ञान हासिल किया है, इतनी पीड़ा सही है। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल तुम पे असर नहीं करेगी। तो पहली चीज़ तो ये जो कुछ भी फ़ेल होना है, जो भी इसका फ़लसफ़ा है, इसका मायने सिर्फ़ दुःख नहीं है, इसका मायने सिर्फ़ निराश होना नहीं है, इसके मायने इससे परे भी है। तो अगर तुम फ़ेल हो गए हो तो पहली चीज़ तो फुल स्टॉप नहीं है, बिल्कुल ही फुल स्टॉप नहीं। क्योंकि अगर मान लो तुम अंतिम रूप से भी फ़ेल हुए होते, जैसे मैं कई लोगों को जानता हूँ पर्सनली जिन्होंने अपने 6 अटेम्प्ट या 8 अटेम्प्ट या 9 अटेम्प्ट दिए यूपीएससी में और वो फाइनली फ़ेल हो गए। तो? तो अगर फाइनली फ़ेल हो गए तो क्या हुआ? उनमें से न मालूम कितने लोग शानदार अपने-अपने जीवन के करियर में निकले आगे। उन्होंने जब किसी से बात की, उन्होंने जब देश में, समाज में किसी भी पहलू को छुआ, रोल निभाया, औरों से बेहतर निकले। यूपीएससी ने जिनको रिजेक्ट किया, समाज ने उनको एक्सेप्ट किया। तो अगर तुमको यूपी पीसीएस रिजेक्ट कर रहा है, प्रीलिम में रिजेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी ने तुमसे मुँह फेर लिया है। आखिरकार ये रोना-धोना का मैसेज क्यों आ रहा है? आना ही नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी उम्र बची हुई है, तुम्हें उत्साह बचा है, जवानी बची है, उम्र और ऊर्जा बची हुई है, तो अटेम्प्ट दो। अगर नहीं बची हुई है, छोड़ दो। मन नहीं है, छोड़ दो। क्यों एक ही काम करना है?
बैच का नाम इंद्रधनुष रखा। जीवन में ऐसे ही 7 रंग हैं, हज़ारों रंग हैं। उन सारे रंगों में से किसी एक रंग को और चुन लो। ये स्याह रंग अगर तुम्हारी पसंद का नहीं आ रहा है तो कोई और रंग चुन लो। अगर तुम्हारा व्यक्तित्व इस सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के खिलाफ है तो छोड़ दो, लेकिन इसका ठीकरा अपने ऊपर मत फोड़ो। खुद को विक्टिमाइज मत करो, सेल्फ सुसाइड मत करो, सेल्फ गोल मत करो, क्योंकि ये कोई सुनेगा नहीं। लोग हंसते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी पढ़ी है ना? हम इंसान हैं ना, बहुत ज़्यादा खुद को सुपीरियर समझते हैं, इसलिए हमें अपने एग्जिस्टेंस का बड़ा गुमान होता है। हमें लगता है नहीं, हम फेल हुए हैं मतलब दुनिया फेल हुई है। मैं हंसा तो दुनिया हंसी, मैं मुस्कुराया तो मतलब दुनिया हमारे प्रशंसा में फूल बरसा रही है, परियां छमछम नाच रही हैं। ऐसा नहीं होता है। तुम मुस्कुराए किसी को फर्क नहीं पड़ता, तुम दुखी हुए किसी को फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा एग्जिस्टेंस खत्म हो गया किसी को फर्क नहीं पड़ता। कायनात की संस्कृति में तुम बहुत छोटे से हिस्से भरो, और अगर फिट रहोगे, मेहनत करोगे, सर्वाइव कर पाओगे तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस बचा रहेगा। नहीं कर पाओगे, खत्म हो जाओगे। मैं ये सब इसलिए बातें कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारे कुछ अपने बहुत करीबी स्टूडेंट्स थे, उनके ऐसे मैसेज आ रहे हैं जो देख करके मुझे लग रहा है कि उनको उनकी दुनिया ही उजड़ गई है। अरे भाई, काहे की दुनिया उजड़ गई है? तुम्हारा एग्जिस्टेंस, तुम मर भी गए होते तो भी समाज को, इस दुनिया को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे अपने 2-4 ऐसे 10 परिवार के मेंबर्स होते जिनको तुमसे वाक़ई में लगाव था। तुम्हारे जाने से वो खालीपन आता जिससे उनको दुःख होता। तुम्हारे फेल होने से किससे फ़र्क पड़ता है? जो लोग प्रीलिम पास कर गए, मैंने देखा नहीं, बट 15,000 या 14,000 कुछ ऐसे पास हुए। उनमें से 900 या 950 लोगों को ही लेना है फाइनली। इनमें से 14,000 लोग अंततः फेल होने वाले हैं। तो अंततः 14,000 लोग फेल हो जाएँगे। उनकी जो खुशी है ये भी क्षणिक बुलबुले की तरह है, उठा है, फूट जाएगा। 14,000 लोगों का ये जो उत्सव है, बुलबुला उठा है, ये भी फूट जाएगा। जिनका बुलबुला फूट चुका है, उनका बुलबुला किसी दिन उठेगा। क्योंकि इंसान जो है, उसका जो जीवन है वो बुलबुले जैसा ही है, उठता है, फूटता है, उठता है, फूटता है। जो 950 लोग सेलेक्ट होंगे, वो हो सकता है ज़िंदगी के किसी दूसरी जगह जाकर के वहाँ फूटेगा उनका बुलबुला। निराश होंगे, किस नौकरी में आ गए, क्यों आना था? कुल मिलाकर के सब कहने का अर्थ निराशावाद फैलाना नहीं है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आशावादी कोई नहीं। अगर मैं आशावादी नहीं होता तो 14 अप्रैल को, 16 अप्रैल को सॉरी, रिजल्ट आया और उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया आप लोगों को। और उस आशावादी व्यक्तित्व का, उस जिजीविषा का, जिंदा दिली का ही नतीजा था कि आप में से लगभग 250 लोग, 200-250 लोग रिपोर्ट कर चुके हैं कि वो पास हो चुके हैं हमारे बैच से। जबकि शुरुआत भर था, वन मैन आर्मी शो था ये। तो ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि मैंने लोगों को आशावाद सिखाया, लोगों को ऊर्जावान बनाया, लोगों को ये प्राण फूका कि किस तरीके से सकारात्मक रहें। 10-15 लोगों के मैसेज आए कि आपने कहा था कि अननेसेसरी डाउट मत करो। तो क्वेश्चन हो या जीवन, अननेसेसरी डाउट नहीं करना है। आज मैं तुमको फिर से वही मंत्र देता हूँ कि अननेसेसरी खुद पे डाउट मत करो। तुम फेल हो गए तो खुद को लेकर के 1000 क्वेश्चन मार्क लगाना बंद करो। जिस तरीके से क्वेश्चन में सिखाता था, लॉजिकल गेसिंग में सिखाता था कि क्वेश्चन पे डाउट नहीं करना है, ऐसे कह रहा हूँ ज़िंदगी पे डाउट मत करो। तैमूर लंगड़ा होकर के दुनिया जीतने निकला चला। बाबर जैसा कमज़ोर कमजोर व्यक्ति आता है, भारत को रौंद देता है। तो तुम इस एग्ज़ाम के फेल होने के बाद में अपने एग्जिस्टेंस को धूल के समान समझ रहे हो। अरे भाई, तुमसे अच्छा तो फिनिक्स पक्षी है। तुमसे अच्छे तो वो लोग हैं जो तमाम मुश्किलों से जूझ करके रोज़ रोजी रोटी का जुगाड़ कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि दुःख भी विलासिता के साथ आती है। कुछ लोगों को दुःख मनाने का उत्सव, दुःख का जो फेस्टिवल है, दुःख का उत्सव मनाने का समय ही नहीं होता है, क्योंकि उनको चिंता होती है कैसे जिएँगे, कैसे खाएँगे, कैसे रहेंगे। तो तुम एक सोशल एनिमल हो, एक कीड़े-मकोड़े जैसे हो। तुम्हारे इस असफलता और सफलता का कोई ख़ास मोल नहीं है। इस क्षण में तुम असफल हुए हो, अगले क्षण में तुम सफल हो जाओगे, उसके अगले क्षण में फिर से असफल हो जाओगे और अंततः तुम असफल हो जाओगे। तो अगर तुम फेल हो चुके हो, तो उसको, जो दुःख हो रहा है उसको महसूस करो। महसूस करने के बाद झटक दो और साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से सोचो कि क्या वाक़ई में तुम्हारी अटमोस्ट एब्सोल्यूट असफलता थी? तब तुम पाओगे नहीं, ये असफलता पूरी तरह से तुम्हारी नहीं थी। कुछ असफलता तुक्के का था, क्योंकि सफलता भी तुक्का है। कुछ असफलता पेपर की कॉम्प्लेक्सिटी का था, तुमने बहुत मेहनत किया लेकिन पेपर अजीब ही आया। कुछ असफलता 18 या 15 क्वेश्चन बदल गए, इधर-उधर हो गए, डिलीट हो गए, उसकी थी। कुछ असफलता तुम्हारा दिन नहीं था, कई लोगों ने बहुत अच्छे स्कोर किए टेस्ट में लेकिन नहीं आए उनके। कुछ असफलता तुम्हारे उस टाइम जो उनका था, मूड का था। कुछ असफलता और उन 1000 परिस्थितियों का था जिसका बाई प्रोडक्ट बन करके तुम फेल हो गए। तो जब सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था, तो फिर पूरी तरह से तुम उसकी ज़िम्मेदारी क्यों ले रहे हो? यहाँ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बर्बादी हो जाती है, मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, क्योंकि कहते हैं ये तो सिस्टम का फेल्योर है, मेरा फेल्योर थोड़ी। तो ऐसे ही तुम्हारी असफलता तुम्हारी खुद की असफलता थोड़ी है, और जो तुम्हारी असफलता नहीं है, उसकी पूरी ज़िम्मेदारी ओढ़ करके तुम क्यों मनहूस हुए जा रहे हो? कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। अब कंट्रोलेबल्स क्या है? कंट्रोलेबल है कि जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियाँ अपने हार का मंथन करती हैं, इम्प्रूव करती हैं, जिस तरीके से कारपोरेट हाउसेस घाटे में जाते हैं, इम्प्रूव करते हैं, फिक्स करते हैं, उसी तरीके से तुम बैठो, रिव्यू करो, आत्ममंथन करो,
सोचो गलती कहाँ हुई है, व्हाट वेंट रॉन्ग, और हर लेवल पे करो, व्यक्तित्व के लेवल पे करो, अपने टेम्परामेंट के लेवल पे करो, अपने नॉलेज के लेवल पे करो, अपने स्किल के लेवल पे करो। एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो जो जरूरी चीज़ें हैं उसको फिक्स करो, अगले साल तुम करोगे, बिल्कुल क्वालिफाई करोगे। अभी अगर मैं मैसेजेस दिखाऊं, अगर मैं स्क्रीन शेयर कर दूं, कितने सारे लोगों के मैसेज हैं जो कह रहे हैं कि 5 अटेम्प्ट से नहीं हो रहा था, ये अटेम्प्ट में हुआ, वो मेरा आभार व्यक्त कर रहे हैं। उनको मैं कैसे बताऊं, ये मेरा आभार मत व्यक्त करो, मेरी वजह से नहीं हुआ है, ये तुम 5 अटेम्प्ट में इतना सारा मेहनत किया था, हो सकता है कि 0.0001% कहीं मेरी मदद कर दी हो, उससे तो कुछ नहीं किया है, तो ये क्रेडिट मुझे मत दो। ये क्रेडिट उन हज़ार चीज़ों का, तुम्हारी कठिन मेहनत का, परिस्थितियों का, तुक्के का, समय का, टेम्परामेंट का, उन तमाम परिस्थितियों को क्रेडिट जाता है। इसलिए मैं कभी भी इस बात को नहीं कहता हूँ, देखो मेरे यहाँ से क्वेश्चन आया, देखो मेरे यहाँ से क्वेश्चन आया। हाँ ठीक है, हमसे जुड़े हुए जो व्यक्ति थे जिनको मैंने पढ़ाया, अगर 250 लोग क्वालिफाई कर गए हैं उस छोटे से बैच से, तो निश्चित तौर पर मुझे खुशी तो होगी ही, लेकिन इस खुशी का क्रेडिट अकेले मैं ले लूँ तो ऐसे है, सारे दुख क्रेडिट अकेले तुम ले लोगे, फिर ऐसे तो तुम्हारा पूरा घाटा हो जाएगा, बैंक अकाउंट खत्म हो जाएगा। और रही बात ये कहना कि 80 पे हुआ, 90 पे हुआ, 75 पे नहीं हुआ, इस पे हुआ, उस पे हुआ, ये सब क्या है? ये पोस्टमार्टम करना बंद करो यार। तुमको पता है यूपीपीसीएस या यूपीएससी क्वेश्चन डिलीट करता है, तुमको पता है क्वेश्चन चेंज होते हैं, तुमको पता है आंसर्स में वेरिएशंस आते हैं, ये कि तुम्हें पहले से नहीं पता था, ये पहली बार पता है, ये नया फैक्ट है। तो इसको कोसना बंद करो, एस्केप ढूंढना बंद करो, एक्सक्यूज करना बंद करो। फेल हो गए हो ना, एब्सोल्युटली एक्सेप्ट कर लो। और ये वो आदमी कह रहा है जो आदमी तुम्हारे सामने बैठा है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से होता तो मिनिमम आईपीएस होता, मैं आईपीएस आरएस के आसपास होता, फिर भी ईडब्ल्यूएस नहीं बनवाया, क्या खुद को कोसता हूँ? आज तक कभी सुना कि ईडब्ल्यूएस नहीं बनवाया, बहुत दुख हो रहा है? अरे नहीं बनवाया, वो मेरा चुनाव था। अगर मेरा चुनाव था तो एक ही व्यक्ति के एक ही समय में लिए गए 2 फैसले अलग अलग कैसे हो सकते हैं? एक व्यक्ति का एक समय में लिया गया एक ही फैसला सही होगा। अगर मैंने फैसला किया था कि मैं मोरल रहूंगा, मैं नैतिक रहूंगा क्योंकि मेरी इनकम इससे ज़्यादा है, तो मैं नहीं बनवाऊंगा, फर्जीवाड़ा नहीं करूंगा, तो मेरा फैसला था। अगर तुम फेल हो गए तो उसको एक्सेप्ट करो। एक्सक्यूज दोगे क्या? आयोग की वजह से फेल हो गए, आयोग की वजह से पास भी तो हुए हैं लोग ना, तो ये बंद करो। अब मुझे लग रहा है कि दुख में लोग सांत्वना देते हैं, गले लगाते हैं, फुट-फुट कर जब रोते हैं तो उनको सँभालते हैं, कहते हैं कि मैं हूँ ना। तो फिर से अंत में एक ही चीज़ कहता हूँ, तुम्हें किसी प्रकार की दिक्कत हो, अगर मेरी कैपेसिटी होगी किसी भी प्रकार की, तो किसी भी प्रकार की, उसमें तुम्हारे रूम का किराया अगर बाकी है तो वो भी ले लो, तुम्हें घर जाने के पैसे नहीं है वो भी ले लो, तुम्हें और भी किसी प्रकार का बाबू सोना करना है तो फ़ोन कर लेना मुझे, कुछ भी है तो मुझे कॉल कर लो। बहुत सारे लोगों के पास मेरी आईडी भी होगी, मैं उपलब्ध हूँ हमेशा। और जब तक तुम हील नहीं हो जाते, ठीक नहीं हो जाते, तब तक मैं तुम्हें लोरी भी सुना सकता हूँ, तुम्हें डाँट भी सकता हूँ, सब चलेगा। खुद का ख़्याल रखो। और अगर कोई तुमको इस फेल्योर के बाद छोड़ के चली जाए या चला जाए, तो उसका ख़्याल मत रखना, ठीक है? क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर तुम्हें कोई छोड़ के चला जाता है, तो उसका ज़्यादा फ़िक्र करने का नहीं, ठीक है? 7 अरब 8 अरब आत्माओं में से किसी एक को चुन लो। कोई और नया एग्ज़ाम है तो उसको दे लो, नहीं देना है, पीसीएसई देना है या यूपीएससी देना है तो उसके लिए प्लान कर लो। और अगर फैमिली में थोड़े से निराशा है, माता-पिता या जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, तो उनको बोलो कि मैं खुद इस युद्ध में लड़ा था, मैंने खुद प्रतिभाग किया था, अर्जुन खुद लड़ रहा था। अगर अर्जुन नहीं रो रहा है, अर्जुन नहीं निराश है, किसी अभिमन्यु के खोने से या कहीं कहीं घायल होने से, आप क्यों निराश हो रहे हैं? आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये युद्ध है और युद्ध में गाजी होने से, जीतने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि आप शहीद होते हैं या रण छोड़ के भाग जाते हैं। तो कम से कम आप अगर शहीद हुए हो, शहादत आपने दी है, तो ये अमर रहेगा। गाजियों को ज़्यादा लोगों ने याद नहीं रखा, याद रखा तो शहीदों को याद रखा। अभी मैंने छावा मूवी देखी, आपको बताया है, संभाजी महाराज को महाराष्ट्र में और भारत में बड़े स्वाभिमान के साथ देखा जाता है। मुझे नहीं लगता औरंगज़ेब की कोई पूजा करता है, सिवाय पूजा करने वाला वही व्यक्ति होगा जो बहुत कट्टरपंथी नितांत कमीना होगा, जिसको लगता होगा नहीं उसकी औरंगज़ेब की वाहवाही करके एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर सकता है, वही करता होगा। अदरवाइज़ औरंगज़ेब को मुसलमान भी कभी भी एप्रिशिएट नहीं करते होंगे। क्यों? क्योंकि वो इंसानियत का दुश्मन था, उसने बहुत अत्याचार किए, धर्म के नाम पे किया, गजवाए हिंद के नाम पे किया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया। तो औरंगज़ेब को कोई जस्टिफाई नहीं करता है इंसानियत वाला व्यक्ति। वैसे ही अगर तुम शहीद हुए हो तो तुम्हारी शहादत कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, बल्कि अगले साल जब तुम क्वालीफाई करोगे तो लोग कहेंगे इसने कितना संघर्ष किया था। तुम कर भी नहीं पाओगे तो भी कम से कम तुम अपने बच्चों को जब बताओगे कि मैंने इतना ऐसे ऐसे किया था, तो रिकॉग्नाइज करेंगे कि मेरे पिता ने, मेरी माँ ने, मेरे भाइयों बहनों ने इतना संघर्ष किया था, इतना अच्छा शानदार किया था। पर सीटें तो लिमिटेड है, भारत जैसे देश में रिसोर्सेस हमेशा कम रहेंगे, सीटें हमेशा कम रहेंगी। आने वाले 200 300 400 साल तक ऐसी ही स्थिति चलने वाली है, जब तक कि बहुत रिसोर्स ना डेवलप हो जाए। तो कंपटीशन होगा, तुम्हारे हिस्से भी आएगा, आने वाली तुम्हारी पीढ़ियों के भी हिस्से आएगा। ये तुम पर निर्भर करता है तुम कैसे नज़ीर पेश करना चाहते हो। मुँह लटकाए एक कायर और कमज़ोर व्यक्ति की तरह कि हर छोटी-छोटी हार में दुखी हो जाता है, रोने लगता है, या उस व्यक्ति की तरह जो अदम्य साहस है जिसके पास
सब कुछ हार जाता है, सब कुछ झोंक देता है, उसके बावजूद मस्ती में खड़ा मुस्कुरा रहा है। जो लोग पीते हैं किसी भी सस्ता या महंगा जो भी नशा माल फूकते हैं, उनके बारे में एक लाइन है जो मैंने कहीं पढ़ी थी किसी महान राइटर की, कि लाइक अ बर्ड ऑन द वायर, लाइक द ड्रंकन इन द मिडनाइट क्वायर, CHOIR। चिड़िया देखा है कितनी मस्ती से, कितनी केयर फ्री होकर के बेफिक्री से तार के ऊपर बैठी रहती है। गिरने का उसे भय होता है? डगमगाती है? बिल्कुल नहीं, जबकि उसको पता है कितना खाई है नीचे, पूरे आसमान से गिरेगी तो बचेगी नहीं। हालांकि फिर भी उसके बाद मस्त रहती है, उसका बैलेंस वैसे ही बना रहता है। कुछ बायोलॉजिकल कुछ और वजहों से। लाइक द ड्रंकन इन द मिडनाइट क्वायर, एक मस्त बिल्कुल अलमस्त होकर के पी गया पूरा ड्रम और पूरा सुराही गटक गया अगर कोई व्यक्ति सोमरस का, और उसको आप बाजार में देख लो, उसको आपने गाली भी दे दी, थूक भी दिया उसके ऊपर, देखेगा, हंसेगा तुम पे और चला जाएगा। उसको धूल भी उड़ा दोगे, फेंक दोगे, तो भी वो हंसेगा और चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मस्त है अपनी दुनिया में। अपनी असफलता में भी मस्त रह सकते हो, धुन में मस्त रह सकते हो, क्या दिक्कत है? तुम्हें जो करना है करो, कुछ दिन अपने साथ जी लो। अभी तक तो तुम मोबाइल, इंटरनेट, यूट्यूब, दोस्तों के साथ, यूट्यूब चैनल वालों के साथ, सफलता असफलता के फिक्र के साथ, एग्जाम की तकलीफ के साथ जीते ही आए हो ना। एक आध दिन मोबाइल बंद कर दो, ऐसा ना हो कि घर वालों को लगे कि कहीं सुसाइड तो नहीं करने जा रहा है, ऐसा मत करना। बस घर वालों का नंबर उसमें ऑन करके रखो, बाकी DND पे डाल दो। ऐसा टेक्निकल फीचर होता है, या SOS फ़ोन ले लो, और ऐसा तुम कर लोगे। 1-2 दिन अपने साथ रह लो, खुद को एंजॉय कर लो, मन का व्यायाम हो जाएगा, थोड़ी राहत महसूस होगी, सोशल मीडिया से दूर हो जाओ खुद को, ऐसे कर लो। तो तुमको जीना ही नहीं आया और न ज़िंदगी जश्न के सिवा और कुछ नहीं है, तो जियो, मस्त रहो। आज मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतनी फटकार लगाने के बाद मुझे ये बात करनी चाहिए कि कितने क्वेश्चन थे, कितने सही हुए, कितने गलत हुए। इस पे तो मैं बात ही नहीं करूँगी। इस पे बात करना मतलब मैंने जो कुछ भी कहा वो बेकार है। तो उसके अलावा भी अगर किसी को तकलीफ़ है या किसी को एक्चुअली में कुछ ऐसा है जो मानवीय समस्या है, तो बात कर सकता है। एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के नंबर्स के बारे में एनालिसिस चलती रहेगी, बहुत एनालिसिस करने वाला हूँ, कर लेंगे, उसमें क्या है। मेरा तो स्वभाव ही एनालिटिकल है, कर लेंगे। अभी अगर मानवीय वजहों से कुछ बात करनी है तो कर सकते हैं। बोलो। सर मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि कोई भी एग्जाम में जाता हूँ तो जितना भी मतलब जो आता है वो तो सही है, बट जो भी मैं कोई गेसिंग करता हूँ या कुछ करता हूँ तो कुछ ज्यादा ही गेस हो जाता है, उसकी वजह से मेरे ख्याल से नंबर कम हो जाते हैं कहीं ना कहीं। सिर्फ एक ही कारण थोड़े होगा, 1000 चीज़ें मिल करके तब किसी को पास फेल कराती हैं। ये एक कारण हो सकता है, तो इसको नोट करो वहाँ पे, एक्सेल शीट में डालो, 1 प्रोबेबल रीजन कि तुम एक्स्ट्रा गेस करते हो, डालो वहाँ पे। बाकी और कारण की पहचान करो, उसको डालो, प्रायोरिटाइज करो, गलती ज़्यादा कहाँ पे है उसको फिक्स करो। बिल्कुल कॉर्पोरेट CEO की तरह काम करो, एक-एक प्रॉब्लम को फिक्स करो, ठीक है? पहचानो, डायग्नोसिस करो। उसके बावजूद अगर बीमारी लाइलाज है, कोई बात नहीं, लाइलाज है तो क्या कर सकते हैं? कई बार होता है, बीमारी लाइलाज होती है, नहीं होता है, क्या करेंगे? ठीक है? और तुम अभी बच्चे हो यार, अभी तुम बच्चे हो, तुम्हारी पूरी उम्र पड़ी हुई है जीतने के लिए, फ़तेह करने के लिए, कर लोगे तुम, ठीक है? और भाई, अमृता, नंदिनी, रिजल्ट आया, PDF में रोल नंबर नहीं, और आप मुस्कुराते रहो। मैंने ये नहीं कहा आप मुस्कुराते रहो, मैंने ये कहा कि आप मुस्कुराओ मत, लेकिन सुखो दुखो समो कृत्वा लाभो लाभो जया जयो। सुख और दुख में, लाभ और हानि में जो साक्षी भाव से, जो तटस्थ भाव से, जो स्टोइक रह सकता है, वही स्थिर प्रज्ञ है, वही तथागत है, वही बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है, वही विजेता और जीत का हकदार है। जो व्यक्ति छोटी छोटी घटनाओं पर रोएगा, आसमान सर पे ओढ़ लेगा, वो सिर्फ खिलौने हासिल कर सकता है, उसे बचपन में रह सकता है, उसको दुनिया जीतने का कोई अधिकार नहीं है। तुम जैसे लोग, जो जिसने मैसेज किया है उसको सटायर जो मारा है ना, तुम सस्ते और छद्म नामों से जो यहाँ बैठे हुए हो, तुमको ये समझना चाहिए कि जो व्यक्ति एक रिजल्ट के फेल होने के बाद में सुसाइडल जैसे थॉट को लेकर के रोना धोना मचा देता है, उसको प्रशासन की, समाज की और देश की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। मैं तो कह रहा हूँ कि इंटरव्यू में ये जो 100 नंबर का है इसको बढ़ा करके 300 फिर से कर दो। हाँ, करप्शन मत करो जाति और धर्म के आधार पे, लेकिन उसको कर दो, कम से कम पता तो चले कौन कितना इमोशनली स्टेबल है। पसीना तो नहीं आ रहा है कठिन सवालों से। बात ये है, बात ये नहीं है कि तुम अच्छे हो या तुम बुरे हो, बात ये है कि तुमको समाज और देश का दायित्व दिया जा रहा है, और तुम जैसे कमजोर लोग समाज और देश का दायित्व अगर दे देंगे तो उसको ढो पाएंगे क्या? तो बात ये है, ठीक है? जिस सर पर्सपेक्टिव में सर बात एक कर रहा और हूँ उसको डाउट था, समझो। एक और डाउट था सर, बोलो। सॉरी टू डिस्टर्ब। ये सर डाउट ये था कि
जब भी पेपर देने जाते हैं, अक्सर मेरे साथ औरों के साथ हुआ होगा पता नहीं, आते हुए क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं सर, इतना पैनिक होता है, ऐसा क्यों सर? यस। उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कम हो गया है, हाँ यार, ये क्योंकि प्रॉब्लम है प्रद्युमन, एक्चुअली ये प्रॉब्लम है भाई। ये कुछ हद तक मेरे साथ एक अटेम्प्ट में रहा, हालांकि बाकी अटेम्प्ट में मैं बड़ा बेखौफ खेलता हूँ। 4-5 घंटे ही पढ़ा जीवन में, रोज उससे ज़्यादा पढ़ा नहीं। अधिकतर लोग हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम रहता है कि वो फाइनल मैच में अच्छा नहीं खेल पाते हैं, साउथ अफ्रीका की तरह चोक कर जाते हैं। ये कारण एक तो व्यक्तित्व का भी कारण होता है कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत बिंदास नहीं होते, तनाव बहुत लेते हैं, बहुत ओढ़ते हैं तनाव। कुछ लोग होते हैं जो जज नहीं कर पाते ठीक से पेपर को। कुछ लोग होते हैं जो बीच में घबरा जाते हैं, उनका असेसमेंट रॉन्ग हो जाता है। ये सब प्रॉब्लम है। मुझे लग रहा है इसको फिक्स करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। पहला तो ये कि ये प्रॉब्लम किस टाइप के क्वेश्चन में होता है, फैक्चुअल में ज़्यादा होता है, कॉन्सेप्चुअल में ज़्यादा होता है, टाइम की वजह से होता है, या टेम्परामेंट या नर्व्स कंट्रोल नहीं हो रहे उसकी वजह से होता है। उसको आइडेंटिफाई करो और उसको फिर प्रैक्टिस कर करके फिक्स करो, तो शायद एक, अदरवाइज तो कितना ही सर रटोगे। ऐसे जैसे जैसे लास्ट ईयर रहता है या एग्जाम टाइम रहता है, तब उसके पहले ही मैं पैनिक में रहता हूँ, उसके पहले तो एकदम सही रहता है, कुछ भी पूछ लो मतलब। जैसे हाँ, जैसे देखा गया कि ब्लड लाइन कमीशन रॉन्ग हो गया अरे है, भाई जबकि वो फैक्ट तो में नहीं होने जा रहा वाला हूँ। मैंने मैंने परसेंटेज है। कहा ना मैंने कहा ना आज फैक्ट पे बात नहीं करेंगे। आज समष्टि में बात करेंगे, यार मैक्रो लेवल पे बात करेंगे। तुम्हारी जो प्रॉब्लम, मैंने कहा ना कि मैच के पहली गेंद फेंकी गई, उसके पहले वो कुछ और होते हैं। पहली गेंद जैसे ही आई, बैट एंड पैड साथ में नहीं ला पाए, एलबीडब्ल्यू हो गए। वो होता है ना, बहुत अच्छा छक्के मारते थे वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बैट ही निकल रहा है, फुटवर्क ही नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ये होता है। तो अच्छे से फुटवर्क इस्तेमाल हो, पहचानना पड़ेगा कि भाई स्पिनर को कैसे खेलना है, फास्ट बॉलर को कैसे खेलना है, बैट कैसे आगे लेके आना है, ये सब करना पड़ेगा। इसी को तो फिक्स करना कैसे कैसे। फिर वो अरे कैसे होगा लंबी सर? प्रक्रिया है वो तो। रोज ही वो तो बकवास करता हूँ, 2-2 ढाई-ढाई घंटे में रोज 10 बजे से लेके 1-1 बजे तक लोगों के साथ पढ़ाता ही रहता हूँ। कितनी कितनी चीज़ें बात होती, कितनी बातें होती। जी सर। अब आज भी वही सर बातें अब तो करेंगे। जब हाँ बोलो। सर अब तो जो है 25 वाले अटेम्प्ट के लिए कुछ पैसा ही, इस पे तो कोई बात नहीं करनी है, करते 24 हैं को। 25 के लिए, करते हैं बात, करेंगे। अभी आज तो नहीं करूँगा, सर कल अलग से सेशन लीजिएगा करेंगे 25 वालों 25 के लिए के लिए। बात करेंगे। अलग 25 वालों सर के लिए यही बात चलिए। हाँ सर यही सेम प्रॉब्लम मेरी भी रही है। मैंने पेपर देने के बाद आया वापस, एनालिसिस किया, तो मुझे भी ऐसा फील हुआ, मतलब करीब 17 क्वेश्चन जो है मैंने ऐसे गलत कर दिए जो मुझसे गलत नहीं होने चाहिए थे। तो फाइंड आउट करो, पहचानो क्या प्रॉब्लम है उसको। प्रॉपर मैं कह रहा हूँ ना कि कारपोरेट, बस जेनिफर एक ही मिनट, प्रॉपर तुम एक कारपोरेट हाउस के सीईओ की तरह बर्ताव करो। ये मुझे बार बार ये एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जितने भी कैपिटलिस्ट लोग हैं, जितने भी एमएनसीज हैं, उसमें जो शानदार लोग हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट में अभी जो सत्या नडेला है, अ, सत्या नडेला के बारे में कहा जाता है उन्होंने पूरा टर्न अराउंड कर दिया। और उसके पीछे कारण है कि उन्होंने प्रॉब्लम को समझा, कहाँ पे प्रॉब्लम था माइक्रोसॉफ्ट में, कहाँ चल रहा था प्रॉब्लम। तो उनकी तारीफ तो बहुत लोगों ने की। तो यार एक सामान्य व्यक्ति, कोई ऐसा नहीं कि सुंदर पिचाई या सत्या नडेला कोई दुनिया की सबसे महान व्यक्ति थी, पर उनका टेम्परामेंट था कि गलती कहाँ है पकड़ने की उनकी क्षमता थी। डायग्नोसिस करो। मैंने देखा है जितने भी महान डॉक्टर्स होते हैं, अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, डायग्नोसिस बड़ा अच्छा करते हैं। ठीक है, अगर तुमने प्रॉब्लम की डायग्नोसिस कर ली तो निश्चित तौर पे तुम अच्छा कर पाओगे। ठीक है। जय सर। हाँ भाई। हाँ, सर मेरा ये क्वेश्चन है, तो मैं ऑलरेडी सर्विस में भी हूँ और इससे पहले मैंने लास्ट 3 अटेम्प्ट से मैं मेंस मतलब प्रीलिम्स भी मेरा क्लियर नहीं हो रहा है। इससे पहले मैं उत्तराखंड का भी मेंस लिखा हूँ, यूपी का भी लिख रखा हूँ। बट जो इस बार का पेपर था मेरा और जो इससे पहले का था, मैं लास्ट 2 अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ जहाँ पर मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर था। इन दोनों पेपर के दरमियान, जैसे कि आपने बहुत यूनिक बात अभी बोली कि जब हम बेटर डील नहीं कर पा रहे हैं तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे मिलेगी कि हम एक डिस्ट्रिक्ट या पर्टिकुलर डिवीजन को हम कंट्रोल करें। अच्छा, ये सर सबसे बड़ा वीक पॉइंट जो मुझे खुद समझ में आया मेरे, चूंकि अभी आपने मतलब ये चीज परमिशन दे दी कि हम लोग पर्सनल क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग पूछ सकते हैं जो मार्क्स से या उससे अलग, तभी मैं बात पूछ रहा हूँ सर। अब सर एक होता है स्ट्रेस, एक होता है एंगर। तो स्ट्रेस की वजह से जो गुस्सा है, चाहे वो पढ़ाई को, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान मेरे साथ ये होता है, चाहे वो एग्जाम्स के आसपास हो या पढ़ाई से, जब वैसे पढ़ने के लिए बैठे हैं किसी चीज का स्ट्रेस हो गया। और स्ट्रेस तो अभी अगर मैं नंबरिंग में बात करूँ तो अगर वो 0 to 5 के बीच में है और उसकी वजह से जो मेरा एंगर का लेवल होता है 25 प्लस हो जाता है। तो सर इसके लिए, चूंकि मैंने जो देखा है, मैंने सिचुएशंस पहले बहुत बेटर डील करी, चाहे एग्जाम्स में हो, मैंने 3-4 एग्जाम्स निकाले भी और मैंने मेंस भी लिखे हैं। पिछले 2 मतलब 3 अटेम्प्ट मेरे गड़बड़ हुए। जो मैंने लास्ट 2 अटेम्प्ट पे आपसे बात करी, उन दोनों में मेरा कोई ऐसा
सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाला नहीं कि मैंने रियल में उस लेवल की मेहनत भी करी और मुझे फीडबैक भी मिला। तो इसके लिए सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा। 2 सवाल हैं इसमें मुझे लग रहा है आपका। एक तो ये है कि स्ट्रेस और एंगर, स्ट्रेस थोड़ा भी बढ़ता है, एंगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये कंट्रोल में नहीं आता। एक तो ये है आई थिंक, है ना? डिस्प्रपोर्शनेटली ऊपर जाता है। और दूसरा ये है कि आपने मेहनत किया, वो सैटिस्फैक्शन भी नहीं आया और आप बहुत ज़्यादा जो है अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाए। ये 2 क्वेश्चन है आई थिंक। जी सर। हाँ, तो पहले क्वेश्चन का जवाब ऐसे है मित्र कि स्ट्रेस और एंगर ना हमारे शरीर के एक्चुअली बायोलॉजी है वो, है ना? बायोलॉजिकल फीचर है, उसमें केमिकल में चेंजेस होते रहते हैं, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। मुझे दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं लगता है ऐसा जिसको स्ट्रेस ना आता हो या जिसको एंगर ना आता हो, क्योंकि मानवीय विकार हैं। क्रोध, क्षमा, पाप, पुण्य, क्रोध, क्षमा, पीड़ा, दुख, गुस्सा, घृणा, ये सब जो मानवीय विकार हैं वो सब आप वैसे ही स्ट्रेस भी होता है, वैसे एंगर भी होता है, सबको आता है। पहली चीज़ तो ये बहुत स्वाभाविक है, इट्स वेरी ऑब्वियस। ठीक है, मैं कल ही तो शाम को 7 बजे चिल्लाया था बहुत तेज़ी के साथ किसी पे, और जब चिल्लाया उसके 5 सेकंड बाद मैं बड़ा नॉर्मल हो गया और वो हैरान था कि इतना तेज़ चिल्लाया फिर नॉर्मल कैसे हो गया। उसने मुझे कहा तुम कहते हो कि तुम संत की तरह हो। मैंने कहा संत का मतलब ये है कि जो सरल है, चिल्लाना आया तो चिल्ला लिया, लेकिन उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। एंगर और स्ट्रेस में प्रॉब्लम क्या है, आपका जो स्ट्रेस है वो आएगा, आप उसको मैनेज कैसे करते हैं, आप उसको कैसे प्रबंधन उसका कैसे करते हैं। आपको अगर स्ट्रेस आ रहा है और बहुत तेज स्ट्रेस आ रहा है, कोई बात नहीं, एक तरफ बहुत महंगी चीज़ रखी है, दूसरी तरफ एक गिलास रखा हुआ है, उठा के गिलास आप पटक दो, बजाय कि उस महंगी चीज़ को पटक के तोड़ने के लिए। दोनों विकल्प था आपके पास, आप महंगी चीज़ भी तोड़ सकते थे, गिलास भी तोड़ सकते थे। आपके पास जब दोनों विकल्प हैं तो आप एंगर अपना दिखा करके कुछ नुकसान भी कर सकते हैं, या हो सकता है कि आपने उस स्ट्रेस को कोई ऐसी एक्टिविटी कर ली जिससे आपकी एनर्जी चली गई, नेगेटिव एनर्जी थी जो पास हो गई। तो पहली चीज़ स्ट्रेस को मैनेज करना सीखो। अब वो मैनेज करना कैसे होगा वो डिपेंड करता है आपकी रुचि कैसे है। जैसे मैं हूँ, बहुत तनाव में आता हूँ, जब बहुत स्ट्रेस में आता हूँ या डिप्रेशन टाइप का कुछ फील होता है, लो फील होता है, तो मैं सो जाता हूँ, या कई बार बहुत फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस लगा लेता हूँ उसी टाइप का। जैसे कि जब मैं थोड़ा सा डर लगता था तो मैं मृत्यु सिखाता हूँ, ओशो का बहुत सुनता था, अष्टावक्र गीता बहुत सुनता था, या जे कृष्णमूर्ति को सुनता था, या कुछ वेस्टर्न फिलोसोफर्स को सुनता था। लेकिन जब मैं कंफ्यूज रहता हूँ बहुत ज़्यादा, मन नहीं लगता, एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी, आप सो नहीं सकते, आप कुछ सुन नहीं सकते, आप कुछ पढ़ नहीं सकते, उस समय आप कहीं और चले जाइए, इतना अकेले में चले जाइए कि एंजाइटी के लिए कुछ जगह ही ना बचे, स्पेस ही ना बचे, सब पूरा टॉक्सिसिटी बाहर बाहर रिलीज हो जाए। प्रबंधन अच्छा कीजिए, मैनेज अच्छा कीजिए। अगर अच्छा मैनेजमेंट करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, एक तो पहला पार्ट का आंसर है। और सब चीज़ प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। गुस्सा, स्ट्रेस इतना सा है, उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आप दिखा रहे हैं, मतलब डिसप्रोपोर्शनेट है। डिसप्रोपोर्शनेट से बचने के लिए ये है, जितना स्ट्रेस है उसको वहीं कहीं ना कहीं निप द एबल इन द बड, उसको तुरंत दबा दो, गिलास तोड़ो बजाय के टीवी तोड़ने के। ठीक है, तो वो थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा। और ऐसा मैंने किया है, इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि एक आध बार मुझे गुस्सा बहुत आया और 2 चीज़ें रखी हुई थी तो मैंने एक चीज़ उठा के पटक दी। ठीक है, तो ये हो गया। सर परमिशन दूसरा, तो सर मेन क्वेश्चन पूछ लूं जिस वजह से ये चीज होती है। हाँ बोलो। एक्चुअली सर मैं सर्विस में तो था ही फोर्स में, और मैंने अपना प्रमोशन और बाकी सारी चीजें छोड़ करके और अपने ग्रेड पे से 1/3 ग्रेड पे प्रेजेंट में जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब कभी कुछ मैटर होता है, स्पेशली फैमिली सराउंडिंग लोग नहीं, पछतावा होता है, रिग्रेट होता है, ताना मिलता है, वो यही सब। नहीं वो इनडायरेक्टली हिट करते हैं हाँ, कि इस ग्रेड पे जॉब कर अरे रहे छोड़ हो दो भैया, और ऋषि इतना ऋषि कमा रहे ऋषि हैं। ऋषि मैं फिर से कह रहा हूँ, शुरुआत में ओपनिंग रिमार्क्स में अगर आपने सुना होगा तो मैंने कहा था एक ही व्यक्ति के एक ही समय में एक ही परिस्थिति में 2 फैसले नहीं होते। ठीक है। मैंने कोई एक फैसला पर्टिकुलर किया था, मान लो मैंने एडमित्र ही चलाने का फैसला किया, तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुश्किलें आएँ, मैं कभी भी इस फैसले पर अफ़सोस ज़ाहिर नहीं करूँगा। बंद करना होगा, बंद कर दूँगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक फ़ैसला होगा जो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में लिया गया है। लेकिन जब मैंने इसको चलाने का फ़ैसला किया था, तब उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर भूमिका में, परिस्थिति में वो फ़ैसला लिया गया था। एक ही व्यक्ति के एक ही समय में, एक ही परिस्थिति में 2 फैसले नहीं होते हैं। रिग्रेट करने वाला व्यक्ति, पश्चाताप करने वाला व्यक्ति, मुझे लगता है जीवन का सबसे बहुत, मैं उसको बहुत अच्छा रेट नहीं करता। मुझे लग रहा है फिक्स करने वाला व्यक्ति, फिक्स इट, मिस्टर फिक्स इट, या प्रायश्चित करके उसको बहुत अच्छे से दूर करने वाला व्यक्ति ज़्यादा अच्छा होता है, बजाय बस रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। तो जो लोग भी तुमको ताना मारते हैं उनको मुस्कुरा के एक ही चीज़ कहो, ये फैसला मेरा था। एक व्यक्ति का मैं एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद मैं किसी और के क्वेश्चन को पूछूंगा। अरुण सॉरी हैं, लखन सारी बातें करेंगे। इतनी जल्दी है? आज भी तुम्हें इतनी जल्दी है आगे की जानने की? अभी अभी तो मरसिया पढ़ के आए हो अपना, और अभी इतनी जल्दी? इतनी जल्दी लेके जाओगे कहाँ? इतनी क्या जल्दी? तो थोड़ा सा ठहराव रखो। 1.75 में जो जीवन जी रहे हो उसको 0.5 कर लो, थोड़ा स्लो हो जाओ। ठीक। हाँ, हार नहीं मानना है, लेकिन ज़्यादा ताव में, ज़्यादा उतावले होकर के कुछ होता नहीं है, है
स्लो बट स्टडी विन द रेस, सुना ही होगा। तो कहना ये चाह रहा था, अरुण शौरी का इसमें एग्जांपल दूंगा। अरुण शौरी डिसइन्वेस्टमेंट में मिनिस्टर भी थे अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में, वर्ल्ड बैंक में भी काम किया। मैंने उनका एक इंटरव्यू पढ़ा बहुत पहले। इंटरव्यू में उन्होंने बताया, उनसे एक सवाल पूछा पत्रकार ने, अरुण शौरी की जो वाइफ थी वो भी बेड रिडन थी। बेड रिडन मतलब उनकी देखभाल की जरूरत पड़ती थी। उनका जो बेटा था वो भी स्पेशल लेवल था, यानी वो बिस्तर से उठ नहीं सकता, उसको पूरा उसकी सेवा शुश्रूषा दिनचर्या सब करानी पड़ती थी। इस हालत में उसकी सेवा करनी पड़ती थी। अरुण शौरी इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट, इतना बड़ा पत्रकार, मतलब जिसमें जहाँ भी काम किया, एशियन एज में, इंडियन एक्सप्रेस में, हर जगह उसने शानदार झंडे गाड़े। लेकिन इकोनॉमिस्ट तो शानदार थे, मिनिस्टर थे, सब कुछ अच्छा था। लेकिन वो खुद पोटी साफ करते थे बच्चे की, खुद सब कुछ करते थे। फिर पत्नी बेड रिडन हो गई, उसकी भी सेवाएं खुद करते थे, नौकर नहीं रखा था इसके लिए। फिर पत्रकार ने सवाल पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और आपको, तो उन्होंने कहा कि जब मैं सोनोग्राफी के लिए गया, वाइफ प्रेग्नेंट थी, देर भी हो चुकी थी, और जब मुझसे पूछा उसने तो मैंने कहा कि ये बच्चे को आना है जीवन में, क्योंकि अब देर हो चुकी है और जैसा भी है स्पेशल लेवल है, बट इसको आना पड़ेगा। और जब वो बच्चा आ गया इस जीवन में धरती पर, तो आज हम जब उसकी सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, इतना बड़ा हो गया उसके बाद भी वो चल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, मुझे लगता है कि उस बच्चे को इस धरती पर लाने का फैसला मेरा और मेरी पत्नी का था। मतलब वो कह रहे हैं ऐसा, जब हम दोनों का फैसला था कि उसको धरती पर लेकर आएँ, तो उसकी सेवा करने का फैसला किसका है? मतलब अधिकार किसका है? कर्तव्य किसका है? हमारा ही है। अगर हमारा वो जो फैसला लिया गया था, अगर वो फैसला हमने लिया था, तो उसका जो भी कंसिक्वेंस है हम भुगतने के लिए तैयार हैं। और उसको दुख से नहीं, बोझ की तरह से नहीं, खुशी खुशी अपने कर्तव्य के भाव से, डिएंटोलॉजी के भाव से उठाएंगे और इसको करेंगे। मुझे लगा अगर इस तरीके से व्यक्ति अपने फैसलों का सम्मान करे, उसने जो कुछ भी किया था उसकी जिम्मेदारी ले, व्यक्ति के जीवन में कुंठा नहीं बचेगी, फ्रस्ट्रेशन नहीं बचेगा, स्ट्रेस नहीं बचेगा, झुंझलाहट नहीं बचेगी, गुस्सा खत्म हो जाएगा। गांधी कहते थे कि फैसले बदल सकते हैं। जब उनसे किसी ने पूछा था, आपने तब कुछ कहा था, आज कुछ कह रहे हैं, गांधी कहते थे मैं भी तो इंसान हूँ, मेरे फैसले बदलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज का फैसला गलत था या उस समय का फैसला गलत था। उस समय, अगर खिलाफत के समय में मैंने कोई फैसला लिया था, उस परिस्थिति विशेष के आधार पर मैंने फैसला लिया था। किसी को गलत लग सकता है, पर मुझे लगता है अगर आज लगता भी है कि वो फैसला गलत था, तो ठीक है ना, आज की स्थिति में देख करके लगता है फैसला बहुत गलत था, लेकिन उस समय के हिसाब से वो फैसला गलत नहीं था। तो 50 साल बाद, 100 साल बाद बताओ, नेहरू गलत थे, गांधी गलत थे, या मोदी जी गलत थे, व्हाटएवर, लेकिन आप सोचो जरा कि उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब वो फैसले ले रहे थे, उनके पास जो बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन था, उनके जितना बौद्धिक क्षमता थी, उनकी जितनी सूझबूझ थी, इमोशनल इंटेलिजेंस था, जो कुछ भी था, विवेक था, क्या उन्होंने बेस्ट डिसीजन नहीं लिया होगा? बेस्ट डिसीजन नहीं भी था, वर्स्ट डिसीजन था मान लो, तो क्या उसके लिए पछताना चाहिए उनको? नहीं, उस पर अफसोस जाहिर कर सकते हैं, यस आई वेंट रॉन्ग, मैंने गलत किया, लेकिन सांप चला गया लकीर मत पीटो। तो पहली चीज़ तो ये है, जो भी आपने फैसला किया है, मुस्कुराओ। जिंदगी में नया अवसर मिला है, नया डायमेंशन मिला है, करो। नहीं मन कर रहा है, छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। अरे भाई, इसमें मन नहीं लग रहा है और तुमको लग रहा है 1/3 ग्रेड पे काम कर रहे हो, मैं क्या बोलूँ? जितने भी यूपीएससी वाले नए आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम के लगभग 15 मार्क्स मुझसे कम है, 20 मार्क्स मिनिमम बता रहा हूँ मैं तुमको। तो मैं क्या बोलूँ उनको कि तुम मुझसे कम काबिल हो, तुम्हारे अंडर काम नहीं करूंगा? ऐसे मत करो, ये कुंठा रखूंगा तो नहीं चलेगा। अरे भाई ठीक है ना, वो उस पद पे आया है, आया है। और जो लोग टॉप भी कर गए हैं, तो क्या उन्होंने मेरी तरह हजारों किताबें पढ़ी होंगी? कि उन्होंने मेरी तरह जीवन का अनुभव देखा होगा? नहीं देखा होगा। शायद मैं उनसे ज़्यादा शानदार एडमिनिस्ट्रेटर होता, लेकिन होता होता मेरी मौसी की मूछें होती तो ये होता, वो होता, क्या मतलब है इसका? अगर मुझ में दम होगा, प्रकृति का श्रृंगार कभी करेंगे निवासी फूल, पता ही है ना। आ मिटेंगे, क्या है, मैं जाकर आहत सुख है उनकी धूल, ऐसा है, मिटेंगे में जाकर अतिशीघ्र आहत सुख है उनकी धूल। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की जो थ्योरी है, अगर मुझ में दम होगा, मेरे व्यक्तित्व में दम होगा, तो मैं कहीं ना कहीं, यहाँ नहीं वहाँ, सूरज को बादल कितना भी घेर ले, ऑस्ट्रेलिया में उगेगा, नहीं तो नॉर्वे में उगेगा, नहीं तो धरती में या चेन्नई में उगेगा, कहीं ना कहीं उगेगा। क्यों? उसमें गर्मी है, उसमें आग है, उसमें तपन है, उसमें ऊर्जा है। तुम में होगी तो तुम भी उगोगे, नहीं होगा खत्म हो जाओगे। अगर एक बादल को पार नहीं कर सका, उसको चीर नहीं कर सका, कहीं पे दूसरी जगह अपना अस्तित्व नहीं दिखा सका, तो क्या मतलब है? तो फिर स्वीकार कर लो ना, हार स्वीकार करना भी तो एक अच्छे इंसान की निशानी है। कब तक झुठलाते रहोगे यार? खुद से एक तो ऐसे वो करना बंद करो, झुठलाना बंद करो, डिसीजन को सम्मान दो, गर्व से कहो जो मैंने डिसीजन लिया था, मैं उसका जो भी फल होगा भोगने के लिए तैयार हूँ। जो व्यक्ति पीछा छुड़ाता है, वो व्यक्ति बहुत पीछे रहता है। दैट्स इट। ठीक है। और मैं बहुत अकुंठित व्यक्ति हूँ, बहुत सहज व्यक्ति हूँ, मुझे कुंठा नहीं आती, फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, गुस्सा बहुत आता है मुझे, लेकिन गुस्सा 10 सेकंड से ज़्यादा का नहीं होता। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ। और कोई भाई मित्र? थैंक यू सर। यस भाई, ऋषि हो, ऋषि नाम ऋषि रहो यार, क्या। हाँ, और कोई? हाँ सूरज।
सर मेरी समस्या यही है कि मैं सोर्स फिक्स नहीं कर पाता हूँ। मैंने देखा अच्छे से, तो शुरू करता हूँ 15 दिन, मतलब आधा पढ़ डालता हूँ, अच्छे से पढ़ डालता हूँ, फिर लगता है कि नहीं यार ये इनफ नहीं है, तो इससे मुझसे कोई अच्छी बुक मिल जाती है, जब तक उससे अच्छा कोई और सोर्स मिल जाता है। तो मैंने ये देखा कि सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ क्यों लिया है कि सोर्स बार बार बदलना, और वो चीज फिक्स नहीं हो पाती। क्योंकि अभी मान लीजिए कोई अच्छा सा बुक मिला, उससे अच्छी कोई बुक मिल गई, लगता है ये तो यार बहुत अच्छा दिया है, चार्ट वगैरह बना के इसको याद करना बड़ा आसान होगा। यही मेन प्रॉब्लम होती है। बहुत लोगों के साथ है सूरज जी। तुम्हें प्रॉब्लम पता है बधाई हो तुमको कि तुम्हें प्रॉब्लम पता है। अधिकतर लोगों को ये नहीं पता होता है प्रॉब्लम कहाँ है। तुम्हें प्रॉब्लम पता है कि तुम कहीं एक जगह टिक नहीं पाते हो। जैसे मेरा एक मित्र है, उसके 10 गर्लफ्रेंड्स कम से कम अब तक रह चुकी। मैंने पूछा प्रॉब्लम क्या है, बोला मैं किसी एक के साथ 6 महीने से ज़्यादा रह नहीं सकता। मैंने कहा तुम्हें तो पता है यार। कहा हाँ। तो मैंने कहा इसको रोकना चाहते हो, बोला कहा नहीं। हमने कहा गुड। अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम पता है, फिर तुम इसको बदलना चाहते हो, तुम बदल सकते हो। तुमको लगता है नहीं तो नहीं, उसका जो भी खामियाजा होगा भुगतो। तुम्हें प्रॉब्लम पता है, डायग्नोसिस हो चुकी है, गुड। अब इस पे काम कर सकते हो तुम, करना चाहो तो। ठीक है, कैसे करना है उसका भी रास्ता तुम्हें तलाशना पड़ेगा, क्योंकि वो तुमको बताएगा नहीं। दूसरा कोई तुमको सोल्यूशन देगा, तुम नहीं उसमें फिट हो पाओगे। दूसरे के बनाए हुए जूते की माप से आपको सहजता नहीं आएगी। अपने जूते का नंबर खुद फिक्स करो, जितनी पैर है उसी हिसाब से जूता चुन लो। ठीक है, कोई और मित्र? सर हाँ शालिनी। सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं पूरा जो रिवीजन नहीं कर पाती हूँ। मतलब कि मुझे डर लगता है कि मैं दोबारा पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं भूल ना जाऊँ वो चीज़ जो ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ। सॉरी, एक बार रिपीट करेंगे, मैं सुन नहीं पाया। जैसे कि मैं पढ़ने को जो होता है मेरा सिलेबस मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, पर उसको मैं रिवीजन नहीं कर पाती हूँ रेगुलर बेसिस पे। तो तुम्हें भी प्रॉब्लम पता है, करो रिवीजन। रिवीजन कैसे करना है ये सवाल हो सकता है, इस पे बात करेंगे आगे। कैसे करना है, हाँ, मतलब इ- कि इस पे इस डिसीजन नहीं ले पाती हाँ, कि कैसे इस पे करें। बात करेंगे। रिवीजन नहीं कर पाती हो, तुम्हें प्रॉब्लम पता चल गया। हाँ लेकिन रिवीजन कैसे करना, अब ये जैसे है ना कि वो बहुत खुश है, ये फैक्ट। लेकिन उसमें खुश क्या है ना। मेटा एथिक्स जब पढ़ाऊंगा ना आगे, एथिक्स में मेटा एथिक्स एक थेरी है, तो वो बहुत खुश है, लेकिन उसमें खुश क्या है। वो बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन इसमें अच्छा ही क्या है। तुम रिवीजन नहीं कर पाती हो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। लेकिन रिवीजन क्यों नहीं कर पाती हो, ये मेटा लेवल पे, माइक्रो लेवल पे जाकर के काम करने की चीज़ है। इसको आइडेंटिफाई करके रखो, इस पे बात करेंगे। ठीक है, तुम्हें प्रॉब्लम तुम्हारी पता है, तुमको बधाई, पहला स्टेप तुमने पार कर लिया। लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं पता होती एक्चुअली, उनको पता ही नहीं होता है कि आईने में धूल है चेहरे पे, तो उनको प्रॉब्लम आती है। ठीक, यस। तो इस पे सर काम कैसे करें, मतलब कि रिवीजन करने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे मेरा अपना, सुबह कि मेरे पास समय नहीं होता था तो हेडफोन होता था। कई चीज़ें मैंने पढ़ा, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आती, मैं खुद अपनी आवाज़ में रिकॉर्डिंग करता था, उसको हेडफोन से सुनता रहता था। मैं ऐसे रिवीजन करता था। मैंने कभी ज़िंदगी में कोई नोट्स नहीं पढ़ा है, न्यूज़पेपर बहुत पढ़ता था, क्रूड रीडिंग, रॉ रीडिंग करता था। आज भी 4-5 न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ता हूँ, और अभी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जो न्यूज़पेपर हैं उनको एंटरटेनमेंट के लिए, मज़े के लिए, और ढेर सारी बकवास में दिखता भी होगा। तो मेरे वो तरीके थे, तुम्हारे तरीके अपने हो सकते हैं। तुम्हारे पास अगर समय बहुत ज़्यादा है तो लिख लो, नोट कर लो हर चीज़। डिजिटल माध्यम से कुछ काम करो, एंटरटेनिंग तरीके से कुछ इस्तेमाल करो। अगर तुम्हारे पास समय बहुत कम है तो शॉर्टकट अपनाओ रिवीजन करने के। अब वो कैसे हो सकता है, डिटेल में बात करने की चीज़ है। आई थिंक अभी पूरी बात नहीं की जा सकती। तुम उसको नोट करके रखो, या तो पर्सनली मुझसे बात कर लो, या खुद से चिंतन करो कि कैसे रिवीजन तुम कर सकती हो। कुछ लोग पीडीएफ में हाईलाइट करते हैं, कुछ लोग नोट्स बनाते हैं। जिसमें तुम सहज हो, जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे। जिसमें तुम सहज नहीं होंगे वो तुम काम कभी नहीं कर पाओगे जीवन में। मैं फिर से कह रहा हूँ, सहजता एक ऐसी चीज़ है जो आपको करना ही है। पढ़ाना मेरे लिए अध्यात्म जैसा है, स्पिरिचुअलिटी जैसा है। मैं खुद को नास्तिक मानता हूँ, लेकिन मैं स्पिरिचुअलिटी महसूस करता हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ। इसलिए मुझसे तुम 10 घंटे की क्लास ली है मैंने रात भर बैठ करके, तो मैं ले सकता हूँ। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो दिल से बात कर रहा हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बाकी क्या है, कहाँ कैसे, कितना थका हूँ। तुम जिसमें सहज हो जीवन में, उसमें तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। तो रिवीजन में भी तरीके तलाशो कि जिसमें तुम्हें तुम्हारी सहजता दिखाई पड़े। ठीक है, वो करो। सर जैसे कि हमारा हुआ नहीं है इसमें, तो हम आरओ के लिए प्रिपेयर करें। अगर करना चाहती हो तो करो, अगर तुम्हारी प्रायोरिटी है तो कर सकती हो। तो मतलब कि सर आप उसकी मेंस के लिए पढ़ाएंगे आरओ के लिए? नहीं, आरओ मेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ। उसमें निबंध वगैरह तुम पढ़ सकती हो, वो भी फ्री है। अगर आरओ मेंस का खाली निबंध चाहिए तो फ्री ही पढ़ा रहा हूँ, और कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे यार। अभी फिलहाल उसके बारे में बात करना, मतलब मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा है। आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। इस पे बात करेंगे बाद में, ठीक है। ओके अभी लोगों की मानवीय ओके मानवीय जो सर। समस्याएं हैं, जो पीड़ा है, उनसे बात करने दो, है ना। अभी मरहम लगाने का वक्त। सर हाँ, सर यहाँ पे जो क्वेश्चन करते थे एलिगेशन एंड लॉजिकल केसिंग के साथ, सर वो राइट होते थे,
पर सर यही मैंने इस बार एग्जाम मालूम किया तो सर मेरे 15 से 20 क्वेश्चन हम्म। रॉन्ग हो गए। अब देखो ये अगर तुम्हारा सवाल है तो फिर से वही है कि हथियार वही होता है, कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है। कम से कम 250 बच्चों का अगर मैं स्क्रीन शेयर करूं, इफ आई शेयर द स्क्रीन, देखिए हाथ कंगन को आरसी किया, ये भगीरथ है, भगीरथ प्लस में 645 स्टूडेंट्स। ये जी पोल सर। है, ये 386 लोगों ने अब तक पोल किया है। अगर मैं इसमें क्वालिफाइड पे टिक कर दूं 42%, यानी लगभग 400 लोगों में से 40%, तो कितना हुआ बताओ? लगभग 160 प्लस हुआ। 160 प्लस यस सर। यहाँ से देखिए, अगर देखा जाए, अगर मैं चैनल की अपनी पूरी फ्रेटर्निटी की बात कर लूँ, चूंकि अभी पोल सिर्फ 300-400 लोगों ने किया है, इसमें 600 मेंबर्स हैं, और ज़्यादा करेंगे तो हो सकता है आंकड़ा 200 पार हो जाए। अगर मैं अपनी फ्रेटर्निटी की बात करूं, जो हमारी फ्रेटर्निटी बहुत छोटी सी फ्रेटर्निटी है, कम लोग हैं, लोग मुझे जानते भी नहीं ज़्यादा, लगभग 750 लोगों ने पोल किया है, 40% क्वालिफाइड। अगर 750 की ही बात करें तो लगभग 300 प्लस हो गए। अभी सिर्फ 700 ने किया है पोल, वोट 1.8 लोगों ने देखा है। अगर 5000 लोग देखें तो 3 गुना, यानी कि लगभग 3 3 जा 9, यानी कि लगभग 1000 लोग पास होंगे अगर उस डेटा के हिसाब से देखा जाए। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यस कहना ये चाह रहा हूँ, और मेरे पास मैसेजेस की कितनी भरमार है। मैं जनरली इसको पोस्ट नहीं करता, थोड़ा सा असहज फील करता हूँ। आप देखिए तो एक तरफ से मैसेज, ठीक है, एक तरफ से मैसेज, मतलब बाढ़ लगी हुई है यस मैसेज की। जब से रिजल्ट आया सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू का। तो क्या हो रहा है ना कि पढ़ाया तो सबको सेम ही था, मेंस में भी सबको सेम ही पढ़ा रहा हूँ। 200 से ज़्यादा लोग लगभग क्वालिफाई कर चुके हैं जो अपने मेंस में पढ़ाई कर रहे हैं, और मैं बहुत यकीन के साथ कर रहा हूँ इसमें से 100 से ज़्यादा का रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि मैं कई लोगों को पर्सनली जानता हूँ जो बहुत शानदार, और जो लोग मेंस पढ़ रहे हैं उनको हो सकता है मैं अलग से निकाल करके उनको अलग से फिर से गाइड करना शुरू करूँगा, क्योंकि जो तेज़ रफ्तार में जा रहे हैं, अब ऋचा को बहुत फ़ायदा हुआ। तो ऐसे डिपेंड करता है कि कौन और कैसे और किस तरह से उसने सीखा है। एक टीचर के पास 10 स्टूडेंट होते हैं, उसमें से कुछ बहुत शानदार करते हैं, कुछ कम शानदार करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि टीचर खराब है या स्टूडेंट खराब है, ना स्टूडेंट खराब है यस सर। या स्टूडेंट खराब है या टीचर खराब है, दोनों की गलती नहीं है। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं करके रहते हैं, यूजी एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते, मिसाइल ही फेल हो जाती है, तो क्या कर सकते हैं? तो ठीक है ना, उसमें क्या है, कुछ मेरे पार्ट में गलती, कुछ तुम्हारे पार्ट में गलती, कुछ परिस्थितियों की गलती है ना। किसी, मैंने पहले ही कहा है ना कि फेल्योर एब्सोल्यूट नहीं होता। तुम्हारा जया का फेल्योर ना जया का है, ना मेरा है, ना सिर्फ परिस्थितियों का है, ये सबका कलेक्टिव है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि तुम्हें और बेहतर मदद कर पाएँ, और तुम भी कोशिश करो कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, तो ऐसे टीचर कैन हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, तो ऐसा है, यस सर। ठीक है। सर हेल्प तो आपने बहुत की थी, बहुत, और सर बाकी मैंने भी कोई कमी नहीं रखी थी पढ़ने हो में, जाता है जया। तो पढ़ने जया तुम ही पढ़ाने बताओ, का। जो भी लड़ता है ठीक से, क्या हारने के लिए लड़ता है, जीतने के लिए लड़ता है? यस अमित सर। शाह, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अमित शाह एज ए पर्सन से कुछ मामलों में बड़ा प्रभावित हूँ। उनका एक स्टेटमेंट अभी देखा सुना, उन्होंने कहा कि भाई जब हम युद्ध के मैदान में जाते हैं, जब हम चुनाव में जाते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है क्या है स्थिति क्या नहीं है, हम जीतने के लिए लड़ते हैं। जब आप एग्जाम दे रहे हैं, जब आप युद्ध लड़ रहे हैं, तब आप जीतने के लिए ही लड़ रहे होते हैं। वही मोटिव होना चाहिए, उसी माइंडसेट से इंसान जाता है। हार गए तो हार गए, क्या फ़र्क पड़ता है, हार गए, मतलब हार से इतना क्या, हार से दुख हो सकता है, लेकिन उदासी परमानेंट स्टेटस तुम्हारा नहीं हो सकता। मैंने इसीलिए कहा शुरुआत में कि क्या है वो, दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो ठीक है ना, नाउम्मीद नहीं हो, अगर नाकाम हो तो बदल जाएगा स्टेटस, थोड़ा बहुत बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। संघर्ष और दुख में अंतर यही होता है, ये तुम्हारा संघर्ष है, दुख नहीं है। दुख उसका है जो इररिपेरेबल लॉस होता है, किसी ने अपने को खो दिया है, वो कभी लौट के नहीं आएगा, वो दुख है, परमानेंट है। ये संघर्ष है, दिस इज नॉट परमानेंट, दिस इज वेरी ट्रांजिएंट। ये बदलेगा, अभी अक्टूबर में बदल सकती हो, अभी और पहले बदल सकती हो। जो चीज़ टेम्परेरी है, जो चीज़ टेम्परेरी है, उसका दुख क्या, उसका क्या दुख, उसका क्या शोक। जीवन भी टेम्परेरी है, तो उसका भी दुख नहीं, उसका भी शोक नहीं। एक हिसाब से देखा जाए तो दुख है ही नहीं, कहीं दुख नहीं, अशोक है। अशोक की स्थिति में रहो, ना दुख ना सुख, अशोक। मैं आनंद भी नहीं कहता हूँ, आनंद जैसा शब्द बहुत मिसयूज हुआ, मैं कहता हूँ अशोक। बस शोक की उपस्थिति नहीं है वहाँ, शोक की उपस्थिति न होने का मतलब है खुशी होना, ऐसा नहीं है, आनंद होना ऐसा नहीं है, दुख नहीं है। आज जिन लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया है
जो लोग नहीं पास कर सके उनको मैं कहूँगा आनंद नहीं, अशोक की स्थिति में रहो। शोक भी नहीं, उत्सव भी नहीं, न्यूट्रल रहने का। वो भी एक स्टैंड है, वो भी एक जीवन है, वो भी एक स्थिति है। बहुत अच्छा लगेगा। बोलो भैया। सर ये पूछना था कि यूपीएससी पर दे सकते हैं इस बार? हाँ दे लो। लेकिन सर एक समस्या ये है सर कि ऑप्शनल पेपर उस तरह से तैयार नहीं है, मतलब एग्जाम में बैठने के उद्देश्य से। ठीक है, अगर तुम्हारे पास जितनी उम्र उतने अटेम्प्ट बचे हैं तो दे लो, मरता क्या ना करता। अगर तुम्हारे पास उम्र बचा हुआ है तो पहले प्रिपेयर कर लो, ऑप्शन लो, फिर अगला अटेम्प्ट दे देना, उसमें क्या। ओके सर। यस नंदिनी, यस पहले भी बोलो। सर जो मैंने तुक्का लगाया था सर, शायद मेरा वही गलत हुआ है। सर बहुत परेशान है सर इसकी वजह से। अब क्या कहा जाए इसके लिए, बताओ क्या कर सकते हैं। बहुत लोगों की बहुत चीज़ें बुरी हुई होंगी, उसका एनालिसिस करो, कैसे लगाया था, किन क्वेश्चंस में लगाया था, क्या नहीं करना चाहिए था, उसको दूर करो, यही कह सकता हूँ। और सिर्फ तुक्के की वजह से या सिर्फ क्या गेसिंग की वजह से एग्जाम कोई देता है क्या? नॉलेज का कितना बड़ा फैक्टर था आपके उस एग्जाम में, टेम्परामेंट का कितना बड़ा फैक्टर था। हाँ बोलिए। मेरे 79 क्वेश्चन सर सही हुए थे। हाँ सर जनरल कैटेगरी पता नहीं क्यों नहीं क्वालिफाई हुआ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 79 तो एक सेफ स्कोर था। वही सर पता नहीं क्यों नहीं हुआ। तो अब इस चीज़ को, जो चीज़ मैं पहले ही ओपनिंग स्टेट में ख़त्म कर चुका हूँ, मुझे नहीं लगता उस पर फिर से बात करनी चाहिए कि फेल होना सिर्फ ज्ञान की वजह से नहीं फेल हुए हो, कि एग्जीक्यूशन की वजह से सिर्फ फेल नहीं हुए हो। 50 ऐसी चीज़ें हैं जो तुमने सही किया, आयोग ने उसको डिलीट कर दिया, आयोग ने उसको क्या किया, गलत मान लिया, तो वो भी तो एक नुकसान ही है ना। अब क्या करोगे? आयोग के खिलाफ इस पर केस भी नहीं कर सकते तुम। सर फेल होने से सर अपना पर्सनल बता रहा है। ऐसा लग रहा है कि सर जिंदगी में कुछ है ही नहीं। तो लगने दो थोड़ी देर, उसके बाद देखोगे तो लगेगा नहीं, इतना भी नहीं लगना चाहिए था। थोड़ी देर लगने दो इसको, अकेले बैठो, कुछ और करो। यस सर, उस टाइम से अकेले ही बैठे हैं, मम्मी पापा सबको हटा दिए हैं। नहीं, अकेले का मतलब ये नहीं है कि खुद को कैद कर लो, दुख का स्वभाव है अकेलापन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को लगे कि तुम आत्महत्या करने जाओ। आत्महत्या नहीं करने का, सुसाइड नहीं करने का, कूदने का नहीं। मरना नहीं है सर अभी। हाँ और क्या। अरे बहुत, मैं कह रहा हूँ जिसको ये लगता है कि इसके पास जिंदगी खत्म है भाई, वो प्रिपरेशन ना ही करे। बच्चों का खेल नहीं है। क्या करोगे? हर जगह ऐसे ही फिर महसूस करोगे, जहाँ जाओगे वहीं। तो और पहली बार दिया था ना तो हाँ, सर अब बहुत तो अच्छे से सब अब तो प्रिपेयर करके अगर दिया पहली था। बार दिया थे, पहला अटेम्प्ट था आपका। यस सर, अरे यार पल्लवी, 22 ईयर के हैं अभी, तो सर पहला अटेम्प्ट दिया था। हाँ तो पल्लवी मैं कहूँगा कि अगर तुम्हारा पहला अटेम्प्ट था, तुम्हारा तो दूध भात है यार, तुमको तो जाके मस्त पार्टी करनी चाहिए था। मैं देखो, मैंने पहले अटेम्प्ट में फेलियर हासिल किया है, अच्छा है ना, क्या दिक्कत। सर भैया उदास हो गए तो सर अच्छा नहीं लगता है। अपने तो उदास होते ही होते हैं, लेकिन अपनों को ये नहीं पता होता है कि उनकी उदासी एक्सपेक्टेशन की वजह से, अपेक्षा की वजह से। अपेक्षा का अगला पाँव उपेक्षा, दुख और उदासी ही होता है। तो उनकी अपेक्षा को कम करने की उन्हें ज़रूरत है, बजाय कि तुम्हें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। तुम कंटिन्यू करो और उनको अपेक्षाओं का बोझ थोड़ा सा उनको कम करने को बोलो, है ना। प्रॉब्लम उधर है। जो जाता है इस दुनिया से वो दुखी नहीं होता है, उसकी वजह से हमें दुख नहीं होता है। हमें लगता है वो चला गया फिर हमारा क्या होगा, हम अपनी वजह से दुखी होते हैं। बड़ा साइकोलॉजिकल है, बहुत साइकोलॉजिकल है। हमें फोमो फील होता है, हमें दुख फील होता है, क्योंकि हमारा स्वार्थ होता है। अपेक्षा के दो कम रखें। यस। और भाई कोई सेल्फ डाउट स्वाभाविक चीज। हाँ अरुण। सर इसमें फेल होने के बाद क्या सर मेंस के लिए ही पढ़े या सर प्री के लिए या आरओ के लिए करना चाहिए? एक लाइन में अगर मैं कहूँ, लेकिन इस पे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, अलग से बहुत बातें करता हूँ और बहुत बातें करूँगा। अगर एक लाइन में कहूँ, अगर फेल हो गए हो तो थोड़ा सा खुश भी हो सकते हो, बीसीएस साइकिल में नहीं गए, कि आपने कैसे तैसे प्रीलिम पास कर लिया लेकिन मेंस के लिए तैयार नहीं हो, जो यूपीएससी में बाकी लोगों के साथ होता है। तो थैंक यू मीरा। तो अगर आप फेल हो गए हैं तो आप मेंस पढ़ें। एक ही चीज़ कह रहा था मैं जब रिजल्ट नहीं आया उसके पहले। कुछ लोग कह रहे थे मेरे 70 क्वेश्चन हैं, पढ़े या ना पढ़े। मैं कहता था तुम्हारे 0 नंबर भी आ रहे हैं तो भी मेंस पढ़ना है। और मेरी इस बात का असर होता है। मैंने एक चीज़ जो महसूस किया है, और खुद पे बड़ा घमंड फील होता है, घमंड नहीं मतलब उत्साह और अच्छा फील होता है कि लोग सुनते हैं। जब प्रीलिम के टाइम पे कह रहा था उस समय तो बहुत लोगों ने बहुत जगह गाइडेंस लेना शुरू कर दिया था। बाद में जो लोग आए उनको इतना लाभ हुआ पता नहीं, लेकिन जो लोग शुरू से जुड़े थे अधिकतर लोगों का हुआ है। मेंस में मेरी इस आह्वान का ही फल था कि लगभग 650 से ज़्यादा लोगों ने पढ़ना शुरू किया मेंस। और मैं यकीन से कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने 1 जनवरी से 3 जनवरी से पढ़ना शुरू किया मेंस, उनके रिजल्ट दिखेंगे आपको। मेंस पढ़ो, बार बार कह रहा हूँ, सिलेक्शन मेंस से ही होगा।
5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, 8 अटेम्प्ट, किसी न किसी अटेम्प्ट में तुम प्रीलिम पास करोगे। लेकिन तब क्या प्रीलिम पास करोगे तो क्या अभिमन्यु ने अगर सारे चक्रव्यूह तोड़ लिए लेकिन अंतिम चक्रव्यूह अगर नहीं तोड़ पाया तो अभिमन्यु फिर भी शहीद ही हुए ना, हारे ही ना। तो अगर अंतिम चक्रव्यूह भी तोड़ना है तो मेंस पढ़ना है, नहीं तो चक्रव्यूह आप युद्ध नहीं जीत सकते, फिर आप शहीद ही होंगे। तो अगर विजेता होना है तो सारे चक्रव्यूह तोड़ने पड़ेंगे, सारी चक्रभेदन की कला आनी चाहिए, और मेंस उनमें से सबसे बड़ा है। ऐसा है, ठीक है। और भाई कोई? सारे लोग इसमें ऐसे ही हैं जो आज उदास हैं, या कोई ऐसा भी है जो उदास लोगों के मजे ले रहा है पीछे बैठ के? नहीं सर, सब लोग उदास नहीं हैं। अच्छा दिनेश, ये तो अच्छी बात है। सर जो इधर से मतलब अभी आप भी वाले प्रीलिम्स में फेल हैं, तो सर आरओ वगैरह के लिए सर ये अस्तित्व बैच ज्वाइन कर सकते हैं क्या? नहीं, अस्तित्व का उस पर बात करते हैं। एक्चुअली जो प्रीलिम और मेंस दोनों देना चाहते हैं 25 और 26 में, उनके लिए इंद्रधनुष नाम का प्रयास चल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव, उसमें भी मेंस पढ़ाया जा रहा है। सिर्फ 2024 का मेंस लिखने वालों के लिए भगीरथ चलाया जा रहा है। लेकिन जो आरओ सिर्फ देना चाहते हैं उनके लिए सोचना पड़ेगा। जो पीसीएस और आरओ एक साथ देना चाहते हैं उनके लिए प्रीलिम और मेंस चल रहा है इंद्रधनुष में, वो इंद्रधनुष में ही उनको ला रहे हैं, ठीक है। और जो लोग 2024 का मेंस जून में दे रहे हैं उन लोगों के लिए भगीरथ चल रहा है, ठीक। सर जैसे 25 वाला मेंस देना है तो इंद्रधनुष में अभी ज्वाइन करेंगे तो लेट तो नहीं होंगे? नहीं, लेट नहीं है। एक तो पहली चीज़ तो बहुत स्लो चल रहा है, आराम से मेंस पढ़ रहे हैं उसमें। उसके बाद में अक्टूबर तक पढ़ाना है, दिसंबर तक उसकी वैलिडिटी है। लेट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो रिकॉर्डेड रहता है। अगर मान लो कुछ लेक्चर्स हो भी गए तो सब कुछ रिकॉर्डेड है। और ऐसा तो है नहीं, कई लोग तो ऐसे 15 दिन पहले टेस्ट लिखे, आज सबमिशन किया है, आज उनका इवोल्यूशन होगा, तो ऐसा तो है नहीं। बहुत ये है कि जो भी टेस्ट वगैरह मिस हो गए उनकी कॉपी हम लेट सबमिट कर सकते हैं। किसी को मना ही नहीं करते यार। अस्तित्व बैच जो था, प्रीलिम कब हो गया? आज तक एक्सेस बंद किया किसी का? क्या नहीं बंद किया, चल रहा है ना। एक बार जो अपना हुआ पराया नहीं होता है, ऐसे नहीं करते, इतना चीप काम नहीं करते। तनिष्क, तुम्हारा सवाल क्या था? सर व्हेन विल बी योर नोट्स ऑफ GS5 6 विल बी आउट? आई एम कन्फ्यूज बाय GS5 6 में जो स्थिति है वो है कि 4-5 लेक्चर और बची हुई हैं। हालांकि मैंने कहा था आज मैं इन कोर्सेज की बात नहीं करूंगा, फिर भी जवाब दे देता हूं, तुमने पूछा तो। 4-5 लेक्चर और बची हुई हैं, इसके बाद GS6 कंप्लीट हो जाएगा। GS5 पे कंटेंट नहीं देंगे, कंटेंट के बजाय क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में कंटेंट देंगे, क्योंकि कंटेंट देने का नुकसान क्या, मार्केट में बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है। GS6 में वैलिडेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए कंटेंट देना पड़ा मजबूरी में। GS5 स्टेटिक है, बहुत कुछ अवेलेबल है मार्केट में, तो सोचा है जितने चैप्टर्स हैं उसमें से जितने इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं, प्रेडिक्टेबल हैं, उनको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में शानदार आंसर दे करके बुकलेट बना करके दे देंगे बच्चों को। अभी चल रहा है GS6 के बाद चलेगा GS1, फिर GS2, फिर GS4, GS3 हो ही चुका है, निबंध पैरेलल चल ही रहा है, इवैल्यूएशन चल ही रहा है, ये सब चलेगा। GS5 सबसे लास्ट में है, लेकिन वो पहले ही प्रोवाइड हो जाएगा, 1-1.5 महीने में बुकलेट आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। ये है आपका आंसर। बाकी कोई मानवीय सवाल पूछो, कोर्स के बारे में नहीं बात करो, बाद में बात करो। तनी तुम पर्सनल मैसेज कर लेना, अभी वक्त नहीं बात करने का, ठीक है? कर लो मुझे पर्सनल मैसेज। सर नमस्ते। हाँ बोलो। सर नमस्ते। बोलो। सर मेरे को सीसेट पे कैसे काम करूं सर? का क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं सीसेट में, पिछले 3 बार से सीसेट से ही रुक रहा है मेरा। यूपी का अगर सीसेट फेल हुई हो तो तुम्हारे लिए व्यक्तिगत रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि यूपी के सीसेट में बड़ी सामान्य समझ चाहिए। तो तुमको देखना पड़ेगा कि कहाँ हिंदी में प्रॉब्लम है, कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम है, या तुम्हें किस सेक्शन में, किस पोर्शन में प्रॉब्लम, उसको दूर करो। यूपी 33% चाहिए। मुझे मैथ में दिक्कत है। तो मैथ में दिक्कत है, मैथ को छोड़ करके क्या बाकी, एक मिनट किरण, मैथ को छोड़ करके बाकी सब कर लिया था आपने? सर एक्चुअली क्या है, इस बार मुझे टफ लग रहा था सीसेट का पेपर, इसलिए मैंने किया। टफ लग सकता है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, पर मुझे लगता है यूपीएससी के सीसेट में इशूज होते हैं। यूपी के सीसेट में अगर आपको एक पर्टिकुलर पोर्शन नहीं आता, बाकी आते हैं, तो भी आप पास कर जाते। समस्या कहाँ है, आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए। मुझे लग रहा है कि आपको मैथ नहीं आता था, लेकिन बाकी पोर्शन भी आपका बुरा था, आपने तनाव लिया, आपने मैनेजमेंट नहीं किया। 33 क्वेश्चन ही करने थे, मान लो 33% ही चाहिए थे, तो सारे क्वेश्चन क्यों अटेम्प्ट करना था? उतना ही करो जितना आता है। ये भी सारी प्रॉब्लम है। अभी किसी ने और कोई सवाल पूछा? फैमिली को फेस कैसे करें? मानवीय सवाल ज़्यादा मैं लूँगा, कोर्स के बारे में या बाकी चीज़ों के बारे में बात करते रहेंगे। एक उम्र पड़ी हुई है यार, क्यों ऐसा करना है? फैमिली को कैसे फेस करें? जो फैमिली है उसे फेस नहीं करना पड़ता है। तुम्हें लगता है कि मैं आया हूँ तुमसे तो कोई तुमको हराने के लिए, शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं ना। मैं तो कह रहा हूँ फैमिली वही है ना, तुम सहजता से जाके लिपट के रो लो, सुख है, उत्सव है तो उछल के हंस लो, गले लग जाओ, दोनों स्थितियों में वही फैमिली को फेस नहीं करना पड़ता है, सहज रहो। और फैमिली नहीं फिर, हाँ बोलो। सर मेरा ये था कि मैंने ये भागीरथ प्लस ज्वाइन किया था,
बट मैंने 3 के बाद ये श्योर नहीं था कि मेरा होगा। आज रिजल्ट देखे तो हो गया, मैंने उसमें कुछ बधाई हो। पढ़ा भी नहीं। अरे सब रिकॉर्डेड है, सब कुछ रिकॉर्डेड है, एक्सेस कर लो, 1 हफ्ते में हो जाएगा कवर। 7 दिन बहुत, 7 डेज इज मोर देन इनफ। उनके लिए जो लोग ऑलरेडी मेंस पढ़ रहे हैं उनके लिए बात करेंगे अलग से, बिल्कुल। तुम वहाँ डिस्कशन ग्रुप पे, वहाँ पे फोरम पे मैसेज करो, जवाब देंगे, ठीक है। अभी उनका जो उदास, सर हाँ बोलो। सर अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जैसे फैमिली क्वेश्चन था मेरे बैचमेट का ही कि फैमिली को फेस कैसे करें। आपने कहा जवाब है कि फैमिली को फेस नहीं किया जाता, साथ में बातें की जाती है। सर पेरेंट्स का हर टाइम बिहेवियर सेम नहीं रहता है, बिकॉज कुछ सोसाइटी के प्रेशर रहते हैं, कुछ सोसाइटी में आप कुछ और बच्चे कर रहे हो तो आकर के इस मोमेंट पे आकर के कह देना कि देखो तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा, या ऐसा कुछ सुनने को मिलता है। सर फिर सर बार फेलियर 2-3 बार अटेम्प्ट मतलब सक्सेसफुल नहीं जा रहा है, एंड फैमिली में भी कुछ लोग पूछते हैं कि इस बार नहीं हुआ, इस बार नहीं हुआ, तो सर उस चीज को जवाब कैसे दूं और अपने आप परफेक्ट कैसे नहीं आने दूं, इतना मेंटली स्ट्रांग कैसे हो जाऊं कि नहीं मुझे आगे करना है, आगे बढ़ते रहूंगी तो होगा, एक दिन होगा। एज अ गर्ल सर बहुत चीजें फेस भी करनी रहती है, आप शायद जानते हैं, बोलना ना पड़े मुझे। सर उस चीज का जवाब कैसे दूं और खुद को कैसे समझाऊं कि अभी टाइम है और हर चीज का प्रेशर लेना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अमीषा, पहली चीज़ तो ये है कि जब वो ताना मार रहे होते हैं, जब वो शर्मा जी के लौंडे से कंपेयर कर रहे होते हैं, तब वो पेरेंट्स नहीं होते हैं, तब वो इंसान होते हैं, ठीक। ताना मारना, कंपेयर करना, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ये सब पेरेंट्स नहीं, इंसान का लक्षण है। वो भी इंसान है, तुम्हारे पिता होने से पहले, तुम्हारी माता होने पहले से पहले, भाई बहन होने से पहले वो इंसान। तो जो इंसान में सहज जो व्यक्तित्व है उसका ना, वो निकल के आता है। तब वो ये भूल जाते हैं कि मेरी बेटी है, तो तब उनके भीतर का जो भी है वो निकल के बाहर आता है, कॉम्प्लेक्स। तो वो जो कुछ भी, हाँ इन लॉज भी उसमें सब शामिल, तो उनको अनलॉफुल डिक्लेयर कर दो, इन लॉज को गैर कानूनी डिक्लेयर कर दो। तो मैं कह रहा हूँ कि जो पेरेंट्स हैं, पहले तो ये देखो कि पेरेंट्स बात कर रही है, इंसान बात कर रहे हैं, बड़ी सहजता से वो जब बोलें, ऐसा कुछ ताना मारें, जवाब देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कई बार खामोशी ना बहुत शानदार होता है। आप चुप रहोगे तो तकलीफ नहीं होगी, क्यों? उस समय आप आर्गूमेंट करोगे तो और पीड़ा होगा उनको भी, तुमको भी। एक तो ये। दूसरा, उनके ताना मारने से या उनकी प्रशंसा करने से क्या तुम्हारा स्टैंड बदल जाएगा? मीरा को ताना मार रहे थे उनके घर वाले कि ये पागल है क्या, तो मीरा ने कहा कि लोग कहें मीरा भई बावरी, क्या है, मतलब मीरा ने झटक दिया उठा करके, सारे लोग प्रलाप। तो तुम्हारा स्टैंड तो बदलेगा नहीं। तुम्हारे घर वाले चाहे तुम्हारी तारीफ करें चाहे बुराई करें, उससे तुम्हारा स्टैंड नहीं बदलेगा। अगर तुम कमज़ोर हो तो कहेंगे छोड़ दो तो छोड़ दोगी, वो कहेंगे तैयारी करो तो तैयारी करोगी। तो ऐसे व्यक्ति का जिसका अपना खुद का स्टैंड नहीं है, वो समाज और देश के लिए भी जरूरी नहीं। तुमसे ज़्यादा अच्छे लोग फिर मिल जाएंगे। अगर तुम्हारा अपना खुद का स्टैंड है कि नहीं, मैं करनार, मेरे को करना है, करना ही करना है, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा। फिर आगे बढ़ो, चरे बेती चरे बेती। मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का जो स्टेटस है वो चरे बेती चरे बेती, चराती चर तो भगा। जो चलता है उसका भाग्य भी चलता रहता है। अगर तुम चलोगे नहीं, अगर तुम ताने से, अपयश से, हार से रुकोगी, रोओगी, तो फिर मुश्किल है। रो लो पर चलती रहो, चलते चलते रो, चलते चलते रो, रो फिर चलती रहो। सबको सो मस्ट गो ऑन। उनका ताना भी सुनो, खाना कम खाओ, मत खाओ, सो जाओ, पर फिर भी चलती रहो। क्यों? बुखार तुम्हें होगा, पीड़ा तुम्हें होगी, तो पेरेंट्स को उसका असर नहीं होता है। उनको सिर्फ महसूस होता है कि मेरी बच्ची को पीड़ा है। वो पीड़ा तुम्हें ही महसूस होगी। ऑपरेशन सर्जरी तुम्हारा होगा, दुख तुम्हें ही होगा, पीड़ा तुम्हें ही होगी। क्यों? क्योंकि अंत में दुख ऐसी चीज है, कोई बांट नहीं पाता, कितना भी कोशिश कर ले नहीं बांट सकता। तो रहीम कहते हैं, रहीमन बात अगम्य की कहन सुनन की ना है। जो जानत हैं सो कहत नहीं, जो कहत हैं सो जानत नहीं। तुम्हारे पेरेंट्स को, इन लॉज को अगर ये पता होता कि तुम पीड़ा में हो, कभी नहीं ताना मारते। अगर उनको नहीं समझता है, मानवीय स्वभाव की वजह से ऐसा कह रहे हैं, तो मेनू की इग्नोर करने का। इग्नोरेंस इज ब्लिस। मस्त रहने का और आगे बढ़ो, फिर से अटेम्प्ट दो। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है। जब तुम्हारा खुद का मन करे तो हाँ कर लेना फ़ोन। जब तुम्हारा मन करे तब रुक जाना, जब तुम्हारा मन करे तब तक चलती रहना। ये फैसला तुम्हें खुद करना। मन तो नहीं होता, बट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा रियलाइज होता है कि कहीं मैंने डिसीजन तो नहीं गलत लिया है, बट
मतलब लैक ऑफ इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा हो जाती है सर कि मतलब ऐसा कल बहुत ज्यादा फील होने लगता है ये सेल्फ डाउट सर। जो है, ये सेल्फ डाउट है। सेल्फ डाउट सबके पास। क्या मेरे पास सेल्फ डाउट नहीं है? जब मैंने शुरू किया था, मार्केट में कितने मठाधीश बैठे हैं, कितने लोग क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या मुझे सेल्फ डाउट नहीं था कि मैं अपने करियर को दांव पे लगा करके, छोड़ करके सब कुछ ये कर रहा हूँ, करने जा रहा हूँ? क्या मुझे सेल्फ डाउट नहीं आता? जब मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी, मुझे सेल्फ डाउट नहीं था कि होगा नहीं होगा, क्या होगा? सेल्फ डाउट किसे नहीं है? जिसे सेल्फ डाउट नहीं है वो इंसान ही नहीं है। इसलिए सेल्फ डाउट को चलने दो पैरेलल, लेकिन प्रिवेल जो करे, जो ऊपर आए, वो आए तुम्हारा कन्विक्शन। कन्विक्शन, कन्विक्शन, कन्विक्शन। तुमने क्या डिटर्मिनेशन किया था, किस चीज़ का संकल्प लिया था, किन परिस्थितियों में लिया था, तुम्हारा इंस्पिरेशन क्या है, वो तो सोचो। मेरा इंस्पिरेशन है, और पब्लिक फोरम में जो बोलने में कोई समस्या नहीं है कि मैं औरों से बेहतर हूँ। मैं सबसे बेहतर नहीं हूँ, पर मैं औरों से बेहतर हूँ। मैं बहुत लोगों से बेहतर हूँ, और मैं बहुत लोगों से बेहतर हूँ। इसलिए समाज में, देश में, हर लिहाज से मुझे मेरा हिस्सा, और वो हिस्सा है आत्मसंतोष का। वो हिस्सा है जो मैं करने लायक हूँ, कर सक पाने का, बेहतर रोल का बड़ी जिम्मेदारी का, वो मुझे मिलना चाहिए। उसमें सब कुछ है। फिर अगर ये कन्विक्शन मेरा है तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। यहाँ नहीं, कहीं और करूँगा, कुछ और करूँगा। तुम्हारा कन्विक्शन अगर है कि तुम एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहती हो, तुम्हें करना है, तो कोई नहीं रोक सकता। फिर अगर तुम वहाँ नहीं भी बन पाए एडमिनिस्ट्रेटर, तुम स्टार्टअप कर दोगी, नहीं स्टार्टअप कर पाओगे, कुछ और कर दोगी। लेकिन तुम एक ऐसी महिला जिसे हाउसवाइफ कह करके अपमानित किया जाए, जिसे फेलोर कह करके उपेक्षित किया जाए, जिसे लानत दिया जाए, वो कभी नहीं बनोगी तुम। आर्थिक आत्मनिर्भरता के बिना महिलाओं की ज़िंदगी नरक है। आर्थिक आत्मनिर्भरता ही उसकी मुक्ति का रास्ता पैदा करता है। कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपनी आर्थिक स्वावलंबन, अपना सामाजिक हक लेके रहना है, और तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो बस यही कन्विक्शन, यही डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और इसके आगे सब फेंके। डिटर्मिनेशन के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ, और लाइफ के यही सब सिनेरियो से मैं बहुत लर्निंग्स मैंने लिए हैं सर। आपने जैसा आपका कन्विक्शन है, समवॉट मेरा भी वही कन्विक्शन है कि अपने मतलब स्वावलंबन के, अपने आत्मनिर्भर बन के सब चीज करना है। तो बस बट हो सर गया। कभी कभी वो डोमिनेट करने लग जाता है। जैसे सर अरे मेंस करेक्ट। की भी पढ़ाई में अभी आपके बैच मैंने ज्वाइन किया कुछ दिन पहले, मैं आपसे डाउट भी ले रही थी कुछ दिन पहले। तो मैं मेंस के पढ़ती हुई मैं बुक्स के थ्रू गो थ्रू भी करती हूँ ना, तो सर एट एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एक डोमिनेट करने लग जाता था। अगर होगा तो नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, मतलब कुछ नेगेटिव थॉट ज्यादा डोमिनेट करने लग जा रहे हैं। और सर आज रिजल्ट के पहले तो हो ही रहा था, और रिजल्ट में आज सर नेम नहीं आया तो कुछ ज्यादा ही अब डोमिनेट करो। सर अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर भी नहीं किया मैंने, मतलब फैमिली को बताया भी नहीं अभी मैंने। ठीक है, बताओ, उसमें कुछ नहीं, सहजता से बता देना, नहीं हुआ बता देना, नहीं हुआ। अगर तुम इतनी सहज नहीं हो कि तुम बता सको, तो फिर मुश्किल होगी। और ये जो थॉट्स है ना, बाकी चीज़ें, बाकी जो अंडर करंट आप करें चलता रहता है, वो चलता रहेगा यार। हवा, तूफान सब चलते रहते हैं। जो चलते रहते हैं, उसके बावजूद भी आप यात्रा करते हैं, आप ट्रेवल करते हैं ना, छोटे मोटे तूफानों की वजह से, हवा की वजह से आप रुक तो नहीं जाते हैं ना। 1000 बर्फ गिरें, लाख आंधियाँ उठें, जो फूल खिलने वाले हैं वो खिल के रहेंगे। यहाँ नहीं खिलेंगे, कहीं और खिलेंगे। यूपीपीसीएस में नहीं खिलेंगे, कहीं और खिलेंगे, पर खिलेंगे। एक कमजोर व्यक्ति कभी नहीं खिलेगा, एक मजबूत व्यक्ति कहीं ना कहीं खिलेगा। चट्टानों का सीना फाड़ करके अपने लिए पैराडॉक्स खींच लाएगा। तो बस थैंक यू सर। यस, विजयी भवा, कहीं ना कहीं तो हो ही जाओगी। यस। और यूपीपीसीएस बहुत छोटी चीज़ है, चिल्लर है। एक ये आयोग की उम्र ही कितनी है, कुछ 100 साल, या जो भी, जब भी बना, मुझे पता भी नहीं कब बना, जब भी बना, ठीक। उसके पहले क्या लोग काम नहीं करते थे, यशस्वी नहीं होते थे? क्या 200 साल बाद ये लोक सेवा आयोग की वजह से ये लोग यशस्वी हो रहे होंगे? क्यों भाई? बहुत काम है करने के लिए, ठीक है। कुछ नहीं होगा तो एडमित्री में काम कर लेना, बहुत काम है करने के लिए, डोंट वरी। हाँ चलो, और भाई कोई और मित्र? मुझे लगता है लोगों की पीड़ा जाती रही है, तो अच्छा है। मृत्युंजय का जाप करते रहो, मृत्यु को भी जीतो, हार को भी जीतो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंत में जो शुरुआत किया था वही अंत में फिर से कहेंगे कि जो व्यक्ति अपनी हार, अपनी पीड़ा स्वीकार कर चुका है, जो व्यक्ति ये मान चुका है कि परमानेंट कुछ भी नहीं है, सब कुछ ट्रांजिएंट है, जो व्यक्ति खुद पर हंस सकता है, जो व्यक्ति, कर लेना कॉल, जो व्यक्ति सामने वाले की बातों को सुनता है, समझता है, लेकिन वो वही करता है जो उसके लिए अनुकूल है, जिसमें उसका कन्विक्शन है, उस व्यक्ति को कोई दुखी नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ, मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। बहुत लोग मजाक उड़ाते होंगे, बहुत लोग हंसते होंगे, बहुत लोग गालियाँ देते होंगे, असहमत होते होंगे, पर मुझे दुखी नहीं कर सकते। दुखी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अंत में मेरी खुशी
मेरा डिटर्मिनेशन, मेरा कन्विक्शन आउटसोर्स नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। जो मैं करने जा रहा हूँ, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, वो मेरी अपनी स्वयं की अपनी उपज है, स्वयं की सोच है, स्वयं का अपना कन्विक्शन है। अगर तुम्हारा इस तरह से मिजाज है तो यकीन मानो एक आध दिन, 2-4 दिन बादल रहेंगे, कुहासे रहेंगे निराशा के, उसके बाद मौसम बहुत साफ दिखाई देगा, हाईवे की तरह जीवन दिखेगा, फ्रीवे की तरह जीवन दिखेगा। उसके बाद तुमको जो करना है करना। और मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं कभी नहीं कहूँगा तुमसे कि तुम यूपीपीसीएस में जरूर सफल होगे, यूपीएससी में जरूर सफल होगे, ये तो मेरे मुँह से कभी निकला ही नहीं। मैं कहता हूँ यशस्वी भवा। यहाँ अगर हार भी जाओगे तो परमानेंटली तुम हारोगे नहीं, बशर्ते तुम्हारे भीतर मादा होना चाहिए जीतने का। कितने सारे अफसर, कितने सारे ब्यूरोक्रेट, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग लोगों से मिलने का बहुत शौक है, हर लिहाज से लोगों से मिलता हूँ, लोगों को जानता हूँ, और मुझे लगता है इतना सब कुछ हासिल करके भी कितना छोटा आदमी, इतना कमजोर आदमी, कई बार बहुत छोटे पद पे या किसी पद पे नहीं भी है, जिस ऑफिशियली जो आप पद कहते हैं नहीं भी है, इतना शानदार व्यक्ति होता है, उसको देखने के बाद लगता है यार इसकी जगह यहाँ। अभी जब मैं आ रहा था तो एक व्यक्ति है, उसको कुछ कुछ चाहिए होता है, उसने मुझे कहा कुछ पैसे, आज फ्राइडे, मैंने उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दिया और हमने कहा कि जाओ मर जाओ तुम, है ना। तो वो मुझसे कहता है थैंक यू सर। अब मैं उसका मुस्कुरा करके थैंक यू सर, फिर जब पैसे दे दिए उसने फिर से कहा थैंक यू सर। तो मैं देख रहा हूँ वो व्यक्ति जो है ना 5-7 हज़ार रुपये कमाता है महीने का, लेकिन उसको 50 रुपये, 100 रुपये भी अगर मिलते हैं, 200 रुपये भी अगर मिलते हैं, कितना मुस्कुराहट के साथ, शिद्दत के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ खुश होता है। वो चाहेगा, थोड़ा सा खाएगा, थोड़ा सा पिएगा, फ्राइडे को सेलिब्रेट करेगा। जीवन उसका उत्सव है, मस्त है अपनी दुनिया में। उसको मैंने कभी निराश नहीं देखा। अच्छी अंग्रेजी में बात करता है, दुनिया की बहुत अच्छी समझ है, उसका इमोशनल इंटेलिजेंस इतना शानदार है। उस आदमी से मैं इतना प्रभावित हूँ। तो मैंने तो यहाँ तक सोचा था कि अगर मेरा यूपीएससी होगा, अच्छी कोई पोस्ट मिलेगी, तो मैं इस आदमी को अपने पास रखूँगा, इसको काम दूंगा। समाज की इतनी अच्छी समझ है उसको, इतना शानदार व्यक्ति। तो शानदार व्यक्तित्व के लिए सफलता का मोहताज नहीं होना चाहिए आपको। खुद पर भरोसा रखो, तुम बहुत अच्छे हो, कुछ ना कुछ कर लोगे। निराश होना है हो लो, दुखी होना है हो लो, रोना है रो लो, लेकिन अंत में ध्यान रखना इस बात का कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ ट्रांजिएंट है। सब कुछ मतलब सब कुछ, तुम भी, मैं भी, ये समय भी, सब कुछ। तो जो परमानेंट नहीं है उसके लिए क्या परमानेंट उदासी रखना। और किसी को फेस करने में मतलब फर्क कैसे पड़ता है मुझे समझ ही नहीं आता है। नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप इग्नोर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप केयर फ्री हो गए, आपको बहुत चीज़ें असर नहीं करती। 10-20 डंडा जब किसी को मारो बहुत दुख होता है, 100 डंडे के बाद जब पड़ना शुरू हो जाता है तो इंसान को फर्क पड़ना बंद हो जाता है, असर होना बंद हो जाता है। एक आध ट्रेजेडी हो तो इंसान बहुत दुखी होता है, बार बार ट्रेजेडी हो, दुख का असर होना बंद हो जाता है। किसी भी चीज़ की बारंबारता, किसी भी चीज़ का एक लिमिट से ज़्यादा होना उसके महत्व को ख़त्म कर देती है। अगर तुम्हारा दुख एक लिमिट के ऊपर है, तुम्हारा संघर्ष एक लिमिट के ऊपर है, तो तुम पे असर होना बंद हो जाना चाहिए। अपने संघर्ष में रत रहो। नदी के बीच धार में 2 घंटे से तैर रहा व्यक्ति धार की परवाह नहीं करता, चुनौतियों की परवाह नहीं करता, बस वो तैरता जाता है, बस वो तैरता जाता है। इंग्लिश चैनल में कई किलोमीटर तक जिसको तैरना होता है, ठंडी में बर्फ जमा देने वाली अगड़ वाली सर्दी में, वो व्यक्ति बस हाथ पांव चलाता है। उसके दिमाग में कभी लक्ष्य नहीं होता है, वो बस हाथ पांव चलाता है, बस हाथ पांव चलाता है, क्योंकि उसको पता है वही उसको करना है। बस हाथ पांव चलाओ। बीकन ऑफ लाइट, एकमात्र भी अगर रोशनी दिख रही समंदर में, तो भी तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी जिजीविषा, तुम्हारे लिए संभावनाएं, तुम्हारे लिए अवसर, तुम्हारी जिंदगी बची हुई है। और अंत में अगर संभावनाएं बची हुई हैं तो जीवन बचा है, और अगर जीवन बचा है तो संभावनाएं आती रहेंगी। संभावना और जीवन दोनों बचा रहेगा। तनाव मतलब। टेक केयर। शुभ रात्रि।